भी नहीं पता था क्या है ये। तो आगे उनको भी अपना पत्रिका चलानी है बेसिकली। तो सब बड़े पीपल नीड न्यूज़, कैसे चैनल भी कैसे चलेंगे। तो अंत में मेरे से कह रहे थे कुछ मीडिया के लिए करिए, हम बोले प्रसाद खा लीजिए। तो पूरे मुंह से बोल नहीं पा रहे थे, बोलना तो चाह रहे थे, कुछ उनको चाहिए था। मैंने बोला प्रसाद लीजिए, आप प्रसाद खाइए। चले गए अब जो भी स्ट्रगलिंग न्यूज़ चैनल है। ठीक है ब्रो, वेलकम एवरीवन। तो थोड़ा सा मंगलाचरण करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या कर रहे हैं अभी। ओम ज्ञानते हरे कृष्णा। तो ये जो है आप लोगों के लिए पहली बार होगा, तो आपने शायद एक्सपीरियंस नहीं किया होगा इसके विषय में। तो ये बेसिकली पैनल्स होते हैं, पैनल डिस्कशंस। पैनल मतलब कि ऐसे 3-4 कुछ अनुभवी वक्त बैठते हैं और बैठ करके कुछ अपने जीवन से हमसे शेयर करते हैं, सिखाते हैं और दिल खोल के थोड़ी बात कर सकते हैं चीज़ों को लेकर के। तो ये पैनल डिस्कशन क्या था ओवरऑल, बेसिकली हमारे 4 पुराने भक्त IVF के, दे आर ऑल IVF ग्रेजुएट्स ओनली। अब ये कहेंगे तो दे आर लाइक नाउ मैरिड लाइफ, चारों के चारों। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ आप वो लोग आओ। स्पेशली मैं कहूँगा आदिनारायण प्रभु, जगन्नाथ मोहन प्रभु, विश्वम्बर हरि प्रभु और नामचंद प्रभु। तो सभी के सब अपना समय निकाल के आए पार्टिसिपेट करने के लिए भी, और साथ में आप सबके लिए कुछ ना कुछ एक अच्छी लर्निंग्स टीचिंग्स भी हैं इसके अंदर, वो सीखने के लिए भी। तो मैं पहले आप लोगों को इंट्रोड्यूस करूँगा एक एक से, और फिर आई विल गो अहेड। तो फर्स्ट इज़ आदिनारायण प्रभु, आप में से लोग जानते होंगे। तो पहले इनका नाम अंकित था, राइट। अभी पीछे ही 2 महीने पहले गॉट द इनिशिएशन फ्रॉम हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज, और बड़ा सरप्राइजिंगली इनका नाम पड़ा आदिनारायण दास। तो इनका जब नाम आदिनारायण आया तो आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज, क्योंकि इनके घर में जाएंगे जम्मू में, तो घर के इनके जस्ट बाहर इनकी फैमिली डिटीज़ हैं तो लक्ष्मी नारायण की। तो लक्ष्मी नारायण की बहुत सेवा करते हैं, ऑलमोस्ट डेडिकेशन डिटर्मिनेशन के साथ। सुबह उठना ऑलमोस्ट लाइक 3-3:30 उठना, तैयारियां करना, मंगल आरती करना, फिर श्रृंगार करना, भगवान का जप करना, बहुत डेडिकेशन मतलब हमने तो पिछले बहुत सालों से विटनेस किया इस चीज़ को। तो वो डेडिकेशन था लॉर्ड नारायण के प्रति, इसीलिए लॉर्ड नारायण ने भी रेसिप्रोकेट किया वो नाम देख करके महाराज के थ्रू, आदि नारायण दास। तो बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत सौम्य हैं, बहुत ही सुशील और बहुत ही एक्सपर्ट कुक, है ना। अभी भी कैंप में बहुत मदद कर रहे हैं, पीछे किचन में कुछ ना कुछ आइटम्स बनाने में। पिछले साल भी वाराणसी कैंप में कुछ ना कुछ कुकिंग की थी। जब भी इनके घर जाते हैं तो ये और इनकी मदर बोथ आर वेरी फाइन कुक्स, तो कुकिंग करते हैं, कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते रहते हैं हम लोग को। सो फर्स्ट वन ऑफ द पैनलिस्ट इज आदिनारायण प्रभु। और आदिनारायण प्रभु वैसे कनेक्टेड बहुत पुराने थे, इज़ फ्रॉम 2014, राइट। 2013 से इंजीनियरिंग कर रहे थे समालखा में, द कॉलेज इन पानीपत, तो वहाँ से जुड़े थे। और हिज ग्रेस शुक्र प्रभु ने प्रीचिंग शुरू की थी, सारे भक्त वहीं से जुड़े थे। तो वन ऑफ देम वॉज आदिनारायण प्रभु। तो ये मत देखिएगा कि दीक्षा भी हुई है तो शायद थोड़े नए भक्त हैं, बट वेरी ओल्ड इन द सेंस ऑलमोस्ट 13 से जुड़े हैं, तो ये हो गया 12 साल के आसपास, 11-12 साल। तो गुड एक्सपीरियंस। और इनके मैरिज भी आई थिंक 2 साल हो गया ना, 1.5 2.5 2.5 साल मैरिज के भी हो गए। सो वो भी एक अच्छा खासा समय है जो उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम में बिताया है। सो लॉट ऑफ थिंग टू लर्न फ्रॉम हिम ऑल्सो, राइट, आदिनारायण प्रभु। नेक्स्ट इज जगन्नाथ मोहन प्रभु। तो जगन्नाथ मोहन प्रभु भी सेम कॉलेज से थे और लेट जुड़े थे थोड़े, है ना, थोड़ा सा लेट जुड़े थे। और उनको आदिनारायण प्रभु ने प्रचार किया था प्रसाद खिला के। तो प्रसाद खिला के इनको प्रीचिंग की थी। और फिर जगन्नाथ मोहन प्रभु उसके बाद जुड़े, फिर दिल्ली में ही रहते हैं नजफगढ़ में, और ही इज़ वर्किंग इन वन कंपनी। और साथ ही साथ जगन्नाथ मोहन प्रभु जाने जाते हैं भक्तों के बीच में एज ए बहुत मिलनसार पर्सनैलिटी की तरह। इज़ लाइक पर्सन जो सबके हैं, है ना। ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ एवरीवन हियर, और हर किसी से मिल जाते हैं, दोस्ती कर लेते हैं। तो ये क्वालिटी बहुत कम लोगों के अंदर होती है कि हर किसी के साथ संबंध बना लेना। सो ही इज़ नोन फॉर दैट। एक क्वालिटी जो मैं बहुत इनकी पसंद करता हूँ वो इनकी डांसिंग। मेरी डांस मतलब इतने एंथुसियाज्म डांस में लाना बहुत मुश्किल होता है, बट ही हैज़ दैट एंथुसियाज्म टू डांस। और बहुत अच्छा है भगवान की सेवा करना। नेक्टर डिवोशन में लिखते भी हैं, वन ऑफ द क्वालिटीज़ में 64 अंगों में, वन शुड लर्न टू डांस इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड। भगवान के समक्ष नृत्य कैसे किया जाता है, तो ही नोज दैट।
और जगन्नाथ मोहन प्रभु गॉट इनिशिएटेड इन 2020 नवंबर, राइट, नवंबर में ना, 2020 नवंबर में, आई थिंक कार्तिक पूर्णिमा का दिन था, रोहिणी में दीक्षा हुई थी, और ही गॉट मैरिड दिस ईयर ओनली इन मार्च अप्रैल. So in that sense he is also a very old devotee, almost 4 years of initiation, और साथ ही साथ मैरिज लाइफ के भी 6 महीने. So he will be one of the panelists, so we welcome him again also. Then we have Vishwambar Hari Prabhu. Vishwambar Hari Prabhu हो सकता है कम लोग जानते हो, but he is the devotee from देहरादून की preaching से आए थे, और he was one of the devotees in graphic area जो शुरुआत से जुड़े थे. और one of the great qualities in him is a very fine musician. वो बहुत अच्छा म्यूज़िक गिटार बहुत अच्छा इनको आता है बजाने, बहुत अच्छा सिंग भी करते हैं, बहुत अच्छी वॉइस है इनकी. और वहाँ पे इनिशियल डेज में ग्राफिक एरा में उन्होंने बहुत हेल्प किया था प्रीचिंग में. एंड आई थिंक यू गॉट कनेक्टेड टू 17 ना, 18 तो 2018 में जुड़े थे कृष्ण कॉन्शियस से. और देन ही कंटिन्यूड फ्रॉम देयर, बेस में रहे, बेस के एक समय इंचार्ज भी थे, मैनेजमेंट में भी थे. देन लेटर ऑन एज फार एज आई रिमेंबर he got initiated in 2021, 21 के अप्रैल में अगस्त 21 के अगस्त में इनिशिएशन प्राप्त किया इन्होंने. और मैरिज आई थिंक 1 साल हो गया, 1-1.5 साल, 1.5 year गॉट मैरिड. एंड देर वेरी, इनके घर भी विजिट किया था मैं. वन थिंग आई विल टेल अबाउट हिम एंड हिज वाइफ इज दे आर वेरी डिवोशनल इन दैट सेंस. बहुत ही डिवोशनल हैं, बहुत ही मतलब एक बहुत ही ना सिंपल बैकग्राउंड से आते हैं, और कह सकते हैं पहाड़ों से आते हैं, बहुत ही एक सरल बैकग्राउंड है. और वाइफ भी बहुत सरल है इनकी. और घर का भी एनवायरनमेंट देखोगे आप, पूरा बेस है प्रैक्टिकली वो. तो जब मैं पहली बार इनके घर गया था तो मेरे को लग नहीं रहा था कि मैं कोई गृहस्थ के घर पे हूँ, तो लग रहा था कोई बेस में ही आ चुके हैं वापस हम, क्योंकि पूरा सेटअप भी ऐसा था कि अंदर जाते ही पहले टेम्पल हॉल है, और फिर टेम्पल हॉल में बहुत सुंदर ऑल्टर, उसके सामने जस्ट प्रभुपाद, और फिर फ्लोरिंग मतलब बहुत, मतलब इट वॉज कंप्लीट बेस इन सेरेमनी. वो बेस ही था अपने आप में. और वाइफ भी बहुत डिवोशनल, अ गुड कुक ऑल्सो अगेन, क्योंकि माताओं के अंदर ये क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. अद्वैत आचार्य की वाइफ थी सीता माता. तो आई थिंक नित्यानंद प्रभु या नाम बोल रहा हूँ, किसी ने बहुत ग्लोरीफाई किया था उनकी कुकिंग को लेकर के. सो दैट वाज वन ग्रेट क्वालिटी ऑफ सीता ठाकुरानी. और वही चीज़ मैंने देखा कि इनके घर में बहुत ही डिवोशनल कल्चर, कुकिंग, और बहुत ही अच्छा रिसेप्शन और वेलकमिंग. और अभी भी ये लोग बहुत एक्टिव हैं. इस प्रीचिंग इन UIT कॉलेज देयर, UIT में प्रीचिंग कर रहे हैं, और स्टिल वेरी मच एंगेज्ड एक्टिवली. तो ही इज़ वन ऑफ द पैनलिस्ट टुडे, विश्वम्बर हरि प्रभु. एंड द लास्ट वन इज़ नाम अच्युत प्रभु. इन सबके सीनियर्स हैं. आई थिंक 2014, राइट, 2014 में इन्होंने इनिशिएशन 2014 में जुड़े थे. ही गॉट कनेक्टेड इन 2014. ही वाज स्टडिंग इन USIT, है ना, जो आपने देखा होगा जो IP का मेन यूनिवर्सिटी कैंपस है. सो ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम देयर. देन ही डिड MS इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम व्हाट आर द यूनिवर्सिटी में भूल गए, एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड एडिनबर्ग से इन्होंने यूनिवर्सिटी से वो किया था MS इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. फिर ये बहुत संघर्ष किए वहाँ पे. आए दिन मेरे को कॉल्स करते थे, कैसे कुकिंग करनी है, कैसे मैनेज करना है. तो वैसे एनवायरनमेंट में रह के भी जहाँ पे सेंस ग्रेटिफिकेशन एकदम चरम सीमा पे होती है, तो वहाँ पे भी रह के इन्होंने बहुत अच्छे से तपस्या करके भक्ति प्रैक्टिस की. अपने को मतलब कहीं भी रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स में ब्रेक नहीं किया, कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. इस मामले में बहुत डिटरमाइंड है. और फिर आए इंडिया वापस, एंड ग्रेजुअली अपनी कंपनी भी खोली. शुरुआत में अनरियल AI, है ना, फिर उसके बाद कई कंपनी स्विच भी की, फिर जॉब्स भी की, और अभी भी अपनी कंपनी का रन करते हैं, प्रोडिगल AI. और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, ब्लॉकचेन ना, उस पर काम करती हैं. और बहुत ही टेक्निकली बहुत साउंड है ये, और बहुत ही इंटेलिजेंट है, वेरी इंटेलिजेंट. और इनकी इनिशिएशन 2019 सितंबर में वामन द्वादशी पे हुई थी. और इनकी मैरिज 2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 1.5 years इनकी मैरिज को भी हो गया. एंड वाइफ इज़ वेरी से हेल्पफुल इन इस भक्ति, बहुत हेल्प करती है इनकी भक्ति में. शी इज़ वेरी कंड्यूसिव इन हर भक्ति, इन इस भक्ति. और उनके सपोर्ट से काफ़ी कुछ कर पा रहे हैं भक्ति में ये. सो मैंने इनसे भी रिक्वेस्ट किया, तो कल रात में ये वहाँ से चले दिल्ली से बस से. सो ये केम हियर. सो फोर ऑफ अस आर हियर विद अस. और हमारे जो मेन इस टॉक को आगे बढ़ाएंगे, दैट विल बी शंकरशन कृष्णो, उनको आप जानते ही होंगे.
सो ये एक प्रकार की एक जनरल वो होगी, डिस्कशंस होंगे, 3 राउंड्स होंगे इसमें। कुछ तो जनरल क्वेश्चंस पूछेंगे, सेकंड वुड बी ओपन हाउस, जिसमें आप भी कुछ पूछना चाहें तो खुल के पूछ सकते हैं, है ना। इट्स अ लर्निंग, बेसिकली इट्स एन एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अब तक शास्त्र बहुत सुने हैं हमने, तो कई बार मैं प्रैक्टिकलिटी में नहीं समझा तो शास्त्र अप्लाई कहाँ पे होते हैं, कैसे होते हैं। तो उसके लिए हमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग बहुत ज़रूरी है, अनुभव से सीखना किसी के। एंड द थर्ड राउंड वुड बी रैपिड फायर, तो इस प्रकार से रहेगा। सो लेट्स वेलकम ऑल 4 of them and Sankarshan Kishfu by one time chanting Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Ram। तो मैं भी पीछे सुन रहा हूँ, बस बीच में थोड़ी देर के लिए जाऊँगा मैं, 15-20 मिनट के लिए। हरे कृष्ण। Hare Krishna devotees. Hare Krishna senior devotees. Thank you for coming here and guiding us. With all your permission, may I sit down? Thank you so much. So, प्रभु जी ने जब मुझे सेवा दी तो मैं सोच रहा था कि मैं तो सौभाग्य के चरम सीमा पे हूँ, क्योंकि मैं कॉम्बिनेशन लगा रहा था कि अभी क्या क्या चल रहा है। तो पहले तो चतुर्मास का आखिरी मंथ, कार्तिक मास, अयोध्या धाम, डिवोटी एसोसिएशन, एनलाइटनिंग क्लासेस एंड लिप स्मैकिंग प्रसादम के बीच में हम लोग हैं। तो आई थिंक वी आर ऑन द पिनाकल ऑफ आवर डेस्टिनी। तो विदाउट एनी डिले, आई जस्ट फर्स्ट थैंक्स ऑल द डिवोटीज फॉर कमिंग हियर इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद। एंड लेट लाइक टू स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन would be from His Grace Namachat Prabhuji. So it would be, Prabhuji, more of a practical question. The first question is, Prabhuji, how do you manage situation, or how can we manage situation when we are into situation when we feel that our wife is not obedient to us, when there is ego clash between husband and wife? हरे कृष्ण। तो ये तो काफ़ी एप्लीकेबल प्रश्न है सिर्फ वाइफ की टर्म्स में भी। तो बहुत ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ, एक पूरे एक्सपीरियंस के बावजूद भी जब मेरा मैरिज हुआ तो मुझे एक चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आई कि ये पार्टनरशिप, ये ऐसे नहीं चल सकता। दिस इज़ नॉट द एरा जहाँ आप उसको बोलो आपको ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, ये चीज़ आपको करनी है क्योंकि ये पहले से चली आ रही है। अब वुमेन का नेचर काफ़ी बदल चुका है, काफ़ी एम्पावर्ड फील करते हैं, एजुकेशन है, सोशल मीडिया है, और साथ साथ जब वो बाकी वुमेन से मिलते हैं तो दे फील मोर एम्पावर्ड कि बाहर इंडिपेंडेंट है तो मुझे भी कुछ बनना है। तो ये ओबीडियंस वाला मैंने शुरू में करके देखा, लेकिन मेरी रियलाइजेशन थोड़ी उल्टी है। मतलब शायद डिवोटीज बेटर बता पाएंगे, मेरा थोड़ा सिचुएशन ऐसा था। आई थिंक क्या होता है कि हम लोग जब इस्कॉन से ट्रेनिंग के बाद आते हैं, भक्ति के बाद आते हैं, जब आप मैरिज में जा रहे हैं तो आप किसी भी पार्टनरशिप में जा रहे हो तो आप एक लाइफ पार्टनर ले रहे हो। ये व्यक्ति आपके साथ रहने वाला है 24 घंटे। जब आप वृद्ध हो जाओगे, आपकी तबीयत ठीक नहीं, तब भी रहने वाला है, अच्छा बुरा सारा कुछ ये देखने वाला है। तो आपको सबसे पहले एक चीज़ अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जब हम भक्ति से आते हैं तो बहुत सारे नियम लेके पहले से ही आते हैं। हम प्याज लहसुन नहीं खा सकते, हमें 16 माला करनी, 4 हमारे रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, और कई सारे बाकी नियम भी होते हैं। यात्रा भी है, भगवान की सेवा है, कुछ जगह पे हम नहीं जाना पसंद करते, डिस्को पब वगैरह हमें नहीं समझ आता सीधे से। तो जब आप एक पार्टनरशिप में जाते हो तो आपको इक्वल या कई बार ज़्यादा देना पड़ता है नेचर। तो हमारे एक गलती जो मैंने शुरू में रियलाइज़ करा कि हम ओबीडियंट बनाने का एक तरीका फोर्स नहीं है। आप ऐसा कह लो, ओबीडियंट बनाने से ज़्यादा हमें अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहिए। ओबीडियंट तो बहुत मुश्किल है वुमेन को बनाना, वो आपसे ज़्यादा ज़िद्दी है। आप चीज़ को समझ सकते हो, लॉजिक है, वो बाज़ार में खड़े होकर भी चिल्ला सकते हो और आपको नहीं समझ आएगा कि क्या करना है, आपको एकदम कुछ नहीं हो सकता। तो ओबीडियंट वाला तो मत ट्राई करो, बिकॉज ओबीडियंट से क्या होता है, आप कुछ टाइम तक कंट्रोल करोगे, लेकिन जैसी बार एसोसिएशन होगा, बाहर देखेंगे। क्योंकि एक चीज़ आपको रियलाइज़ करनी है, मैरिज के बाद कोई भी एक्शन इंडिपेंडेंट एक चैप्टर की तरह नहीं है। जैसे यूपीएससी का चैप्टर है या पेपर का चैप्टर है, ऐसा नहीं है। उनकी पिछली पूरी अंडरस्टैंडिंग संस्कार, हमारे पिछले पूरे अंडरस्टैंडिंग संस्कार और कॉन्टेक्स्ट देखना बहुत जरूरी है। जैसे कई बार कोई आसपास के वक्त होते हैं, बोलते हैं कि अरे मैंने ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा नहीं करा। क्या आपने पिछले 6 महीने से उनके लिए कुछ करा है? तो ओबीडियंट नहीं बना सकते आपको अंडरस्टैंडिंग बनाना। उसका तरीका क्या है? एक्स्ट्रा एफर्ट लेना शुरू। वुमेन के अंडर मैं एक एग्जांपल देता हूँ प्रैक्टिकल। अभी जैसे हमारे पंजाबी हैं तो हमारे एक त्यौहार होता है करवा चौथ, जिसमें आपको फास्ट रखना होता है बिना पानी के। अब बिना पानी के लेडीज़ कम रख पाते, वुमेन कम रख पाते हैं, तो जूस में हमारी फैमिली में अलाउड होता है। लास्ट ईयर उन्होंने जूस पे रखा, उनको मॉरल सपोर्ट देने के लिए
मैंने भी जूस पे करा, मेरे को फास्टिंग की कोई खास नीड नहीं है ना हमारा होता, वो अंडरस्टैंड करती है बिकॉज वो एक ऐसे बैकग्राउंड से आती है जहाँ फास्टिंग वर्क के साथ दिवाली का सीज़न है, बेकिंग का काम है, तो टफ होता है। इस ईयर पिछली इंस्पिरेशन के कारण उन्होंने खुद बोला कि मैं बिना पानी के रखूँ, जबकि वहीं ग्रैंड मदर सेट किया आप मत रखो, कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक चीज़ मैंने अंडरस्टैंड करा, आपको टाइमली उनको अप्रिसिएशन देना कि आप अच्छे लग रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। कई बार मैं इग्नोर कर देता हूँ, उनको लगता है इग्नोर है, बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर अस। सेकेंड, आपको टाइम टू टाइम उनको कुछ ना कुछ मॉनेटरी चाहे गिफ्ट या कुछ देना पड़ता है। ये रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग तभी बन सकता है जब हम ज़्यादा गिविंग बन सकते हैं। कई बार हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है, बुक में ऐसा लिखा है, तो ये एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है या ये व्यक्ति है, देखो आप मेड नहीं लाए ऑनेस्टली, या आप सर्वेंट नहीं लाए कि वो ऐसा ऐसा करेगा, आप बोलेगा तो उठोगे, बैठेगा तो, ऐसा कुछ नहीं। ओबीडियंस का तरीका है अंडरस्टैंडिंग मैरिज, और ये चीज़ बहुत मैटर करेगी। वुमेन का नेचर इतना सॉफ्ट है कि अगर आप उनका ट्रस्ट जीत लो तो वो आपके लिए 10 चीज़ें एक्स्ट्रा कर देगी, और अगर आप ट्रस्ट नहीं जीतते तो छोटी से छोटी चीज़ में भी यू फेस फ्रिक्शन। तो कई बार अगर हमारी वाइफ नहीं कर रही है तो अब ये मैटर करता है टॉपिक किस चीज़ का है। अगर कई बार टॉपिक बहुत बड़ा है तो आप हार्ड हो सकते हो, कुछ जगह पे जब आपको पता ना छोटी लड़ाई है, जानबूझ के हार्ड, क्योंकि जब बड़ा दिन आएगा तो आपको ये चीज़ चाहिए होगी। तो ये एज ए डिवोटी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा बैकग्राउंड है, हमें कुछ नियम है जो फॉलो करने ही करने, वो इसके लिए बाध्य थोड़ी है। उसने थोड़ी 10 साल का ट्रेनिंग ली है, उसको थोड़ी इतना दिन टेंपल में प्रसाद भरा है कि भाई ये करो, और इतना ट्रेनिंग करा, और मेंटोर्स ने उसको बिल्कुल पक्का कर दिया, ऐसा नहीं। शी इज़ कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, और वो आपके ट्रस्ट पे आपके साथ लाइफ काटने आई है। वो आपके माँ बाप की सेवा कर रही है क्योंकि उसका फ़र्ज़ है, लेकिन आप बोलोगे तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम नहीं करोगे तो मैं बताता हूँ, इट्स नॉट गोना वर्क। वो हमारी ईगो है, उनकी ईगो नहीं है। देखो वुमेन का ना बड़ा रैंडम ईगो होता है, किसी चीज़ में होता है, किसी चीज़ में नहीं होता। आप उनका ट्रस्ट जीत लो, कोई फ़र्क नहीं होता। अब मैं कंठी पहनता हूँ तो माला, अब चेन नहीं पहन सकते बाहर, वो है अंगूठी का मुझे खास शौक नहीं है, कुछ सिंपल रहता है। मेरी वाइफ को बहुत शौक है, तो कंठी पहनते हैं तो उसको कोई शर्म नहीं है कि कंठी पहनते हैं। मैंने बड़ा क्लियर कहा है, ये मेरे नियम है, मैं भगवान के लिए ईमानदार हूँ, जब मैं भगवान के लिए ईमानदार हूँ तुम्हारे लिए भी ईमानदार हूँ। उसको आज तक शर्म नहीं आई है बोलते हुए कि व्यक्ति कंठी पहनते या कंठी ऊपर कर लो या ये प्याज लहसुन नहीं खाते, वो ठोक के बोलती, क्योंकि मैं ठोक के बोलता हूँ और मैं उनके लिए 10 चीज़ें कर चुका हूँ। जैसे कई बार एग्जाम्पल देता हूँ, मेरी वाइफ आते हैं तो थक जाते हैं, थोड़े हेल्दी भी हैं, तो उनका फुट मसाज कर दी। अब एक लड़का एक लड़की के पैर दबा रहा है और मेरे नहीं दबाते, उसको आते ही नहीं दबाने, तो मेरे को तो जरूरत भी नहीं पड़ता, अपना फिट एंड एक्टिव है, तो उसको पैर दर्द हो रहा है तो पैर दबा। अब ये चीज़ सोसाइटी के नॉर्म में है, ये एक्स्ट्रा है, तो इस चीज़ के लिए लेके मैं 4 चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाती हैं मेरी कि यार अब एकादशी है, टफ है, क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो। अब मैं एक व्यक्ति को उसको ऐसे बोलूँ क्या तुम नहीं करोगी, वर्सेस कि उसने देखा इस व्यक्ति ने मेरे लिए इतना स्ट्रगल किया, इतना है। अब मेरे वाइफ काम में जाते कि फैमिली फंक्शन में नहीं आ पाते, मैंने कहीं उसको काम कर तो गिव हर फ्रीडम। तो 4 जगह हमें सपोर्ट करना, चाहे कई बार हमारी परेशानी हो, रिलेटिव से परेशानी, थोड़ा सा आपको वाइफ को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो असला बड़े दिन काम है। जैसे आपको यात्रा में आना है या कहीं जाना है, अरे ओ, तो बहुत ऑनेस्ट चीज़ है। अगर आपको वॉर जीतनी है, छोटी छोटी बैटल हारना सीखना, हमें सीखना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, देखो उसकी बीवी तो मान रही, मेरी मान रही, अरे उनकी बीवी का अपना नेचर और किसी के घर में क्या हो रहा है ना किसी को नहीं पता। बहुत ऑनेस्ट बता रहा हूँ, यहाँ हम चारों बैठे हैं, घर की सिचुएशन किसी को नहीं पता। हाँ मान, जिसकी शादी हो रखी है वही बात मानेगा, बाहर आके हंस रहा है, अंदर कुछ नहीं पता, लड़ रहा है। तो वेरी ऑनेस्ट थिंग, आप अपनी चिप्स बचा के रखो, केयर करके, जेन्युइन केयर करके। ऐसे नहीं कि 4 बारी केयर कर लिया बम फोड़। सिर्फ क्या है, क्योंकि देखो हम ऑलरेडी इन नियमों से आते हैं, उनको प्याज लहसुन हमारा हम नहीं खा सकते, हम 4 जगह जाएंगे तो नहीं बैठते, ऐसी जगह पे हम नहीं जा सकते, रिश्तेदारी है बाहर लोग जाते हैं, नहीं कर सकते। बहुत ऑनेस्ट बात है, और आपको बहुत सटल लेवल पे ये चीज़ें अचीव करनी पड़ती हैं धीरे धीरे, और ये बोलना पड़ता है चलो प्यार से करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, क्या तुम मेरे लिए कर सकते हो। जैसे आप मेरी वाइफ है, कपड़ा तक हम लोगों ने डिसाइड कर रखा है कि मेरे से बिना पूछे ना वो लेगी ना उससे बिना पूछे मैं। इससे क्या एक बॉन्डिंग बनती है, छोटी सी बात है, कोई भी जीन्स खरीद सकता है, कोई भी टी शर्ट खरीद सकता है बाहर जाके, लेकिन नियम बना रखा है मैंने सेट किया कि तुम मेरे लिए करो, मैं तुम्हारे लिए करता। इससे क्या उसका अटैचमेंट बढ़ेगा मेरे लिए। देखो एक बहुत ऑनेस्ट, जिससे आपका अटैचमेंट है ना, उस दोस्त के लिए कुछ भी करते हैं ना, ये मेरा पक्का दोस्त है और वो नहीं आई है, अभी 1-1.5 साल हुआ है, आप एक्सपेक्ट करते हो शादी के 4 मंत्र पढ़ने के बाद उसका वो ब्रेन वॉश होगा और वो सारी लाइफ मेरे लिए डेडिकेट कर देगी। उसका इंटेंशन ज़रूर बन चुका है कि मुझे इनके साथ लाइफ काटनी है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन तो आप ही को बनाना पड़ेगा। आप उनको 10 जगह सपोर्ट नहीं करोगे तो उसका नेचर ही नहीं खुलेगा। और वुमेन का माइंड आप पढ़ ही नहीं सकते,
पढ़ ही नहीं सकते, कुछ भी चल रहा है। मतलब हम भी कई बार होता है एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक और इस चीज़ की कोई बात ही नहीं, इस पर बहस क्यों हो रही है, लेकिन उनकी सुनो, उनका टाइम, क्योंकि जब आपको ज़रूरत होगी तब वो अंडरस्टैंडिंग होगी। क्यों? क्योंकि मेरा हस्बैंड अंडरस्टैंड करती है, इसके अलावा उन्हें कोई चीज़ ड्राइव नहीं कर सकती। आपके माँ बाप आ जाए, उनके माँ बाप आ जाए, 10 लोग आ जाए, वुमेन टच से मसला नहीं सकती। आप उनको प्यार से बोल दो ऐसा करना है कि वो किसी की सुनती भी नहीं है कि मेरे पति ने ऐसा बोला है, मेरे को अंडरस्टैंडिंग है, वो मेरे लिए कर रहा है, मैं दुनिया की कोई केयर नहीं करती। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो आप उनका ट्रस्ट जीतो, उनको अंडरस्टैंडिंग बनाओ और कुछ चीज़ों पे ही अंडरस्टैंडिंग को एग्जीक्यूट करो, बाकी जानबूझ के हर गिफ्ट देते रहो बीच बीच में ला के, अरे नहीं यार तुम इतना कर रही हो, मेरा मन था मैं कुछ लेके दूँ, जेन्युइनली। कई बार मैं रोज़ ले आता हूँ, कोई चॉकलेट ले आते हैं, इस तरह की चीज़ उनको ऑफन रैंडमली आउट ऑफ द ब्लू बड़ा पूरा बुके बना के दे दिया। क्यों? तुम इतना अच्छा कर रही हो। बिल्ड द डेप्रिसिएशन। जैसे बैंक में पैसा होगा तो ही तो कैश आउट करोगे। दिक्कत क्या, हम कैश आउट करते रहते, बैंक में पैसा है, ये प्रॉब्लम। ट्रस्ट बनाया नहीं है और अंडरस्टैंडिंग बनाई नहीं है और उम्मीद रखते हैं क्योंकि वो हमारी बीवी और समाज ऐसा कह रहे हैं वैसे करेंगे, ये टाइम इज़ गॉन। और हम क्योंकि ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर से आते हैं, भरे पड़े होते हैं, डिसिप्लिन। मेरे साथ क्या दिक्कत था, अभी सबसे पहले मैं हाथ कंटामिनेटेड छूता नहीं था, झूठा खाया तो नहीं लगाना, बेस की आदत है कंटामिनेटेड, तो अरे कंटामिनेटेड हाथ लगा रही थी, तो थोड़ा सा सटल लेवल में बोला यार मेरा मुझसे ऐसा निकल जाता है, बिकॉज मैं झूठा हाथ नहीं लगाता, नहीं शास्त्र के हिसाब से, प्यार से समझाया। उसको टोक रहा था तो मेरे को उल्टा बोल रही थी कि अब तो करना ही ये चीज़ आप नहीं कर सकते। तो मेरा मानना है ओबीडियंट तो आप बना ही नहीं सकते, अंडरस्टैंडिंग बनाओगे फिर वो किसी की नहीं सुनेगी, आप ही की सुनेगी। ये मेरा प्रैक्टिकल जीता हुआ एक्सपीरियंस है। अब वो मेरे ससुराल की भी नहीं सुनती, वहाँ भी कुछ लीकेज नहीं है, क्योंकि आधी इंटरफेरेंस तो पब्लिक की होती है। मेरी वाइफ और मेरे बीच का रिलेशन हमारे बीच का है, जो फैसला लेना है लड़ लिए, एक दूसरे का सर फोड़ लो आपस में। जब तक तीसरा व्यक्ति बोलता है ना तब ज़्यादा मुश्किल आती है, ईगो भी हर्ट होती है। तो हमने ये रिश्ता ही नहीं रखा, आपस में अंडरस्टैंडिंग है और मैं 4 एफर्ट ज़्यादा लेता हूँ। जैसे वो बिजी है तो सामान मैं ले आया, सब्जी मैं ले आया, राइट। उनको कुछ उनका पिकअप करना है, बेकरी के प्रिंट आउट्स वगैरह है, नहीं जा पा रही, मैं ले अपना काम छोड़ के, मैं बिजी हूँ तब भी ले आया, क्योंकि ये बिल्डअप करेगा कल कि ये व्यक्ति ने मेरे लिए किया है। जिस दिन वुमेन के अंदर ये भाव बैठ गया, उनके अपने माँ बाप भी उन्हें नहीं समझा सकते। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको पर्सनल आपको बताना। Thank you so much, Roji. Very deep insights. Now, I would like to request all the other devotees to give a single point about this question. Any realization, starting with Adinarayan Roji. हरे कृष्णा। तो जैसे आपने बताया कि कॉन्फ्लिक्ट्स हों और Ego clash, yes. तो ये नेचुरल है। प्रभुपाद जी हमेशा एक चीज़ हमेशा कहते हैं कि जहाँ पे 2 बर्तन होंगे तो शोर तो होगा। तो ऐसा कोई एस्पेक्ट नहीं है कि आप सोचेंगे कि आपकी वाइफ डिवोटी है तो वहाँ पर लड़ाई नहीं होगी और कोई नॉन डिवोटी है तो वहाँ लड़ाई नहीं। लड़ाई हमेशा होती है, बट उसमें हमारा एटीट्यूड क्या है वो सबसे पहले मैटर करता है कि किस सिचुएशन पे किस बात पे हम लड़ रहे हैं, वो कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे प्रभु जी ने बताया बहुत बारी ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ भी होती हैं जिसको सोचो तो लगता है कि कोई पॉइंट ही नहीं था लड़ने का, फिर भी हम लड़ रहे हैं। बट जहाँ तक मैंने अपना अनुभव किया है कि चाहे जैसे मेरी वाइफ डिवोटी है तो फिर भी हम लड़ते हैं बहुत है। बट पर्सनली अगर मैं अपने ऊपर देखूं तो हर लड़ाई ये सिखाती है कि ईगो की वजह से हम लोग बहुत लड़ते हैं और वो ईगो हम सेटिस्फाई करना चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से कि उसने मेरी बात नहीं मानी, मुझे अपना ईगो सेटिस्फाई करना। और ईगो के चक्कर में क्या होता है कि हम अपनी लड़ाई को बहुत आगे एक्सटेंड भी कर देते हैं। वो नहीं झुकना चाहती, मैं नहीं झुकना चाहता। अब यहाँ पर फ्रेंडशिप तो है नहीं ना कि आप फ्रेंड्स चेंज कर दो कि ठीक है आज मेरी इससे नहीं बन रही, मैं दूसरे से फ्रेंडशिप कर लूँगा या तीसरे से कर लूँगा। अब आपको उसी पार्टनर के साथ पूरी ज़िंदगी निकालनी है, ऑप्शन भी नहीं है, अलग भी नहीं हो सकती। तो मुझे किसी एक डिवोटी ने कहा था कि इससे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में कि आपकी लड़ाई कितनी भी डीप हो, आपने कितने भी हदे पार कर दी हो, बट वो लड़ाई आपकी नेक्स्ट सूर्य चढ़ने से पहले सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए। अगर आज की लड़ाई है वो आज ही खत्म होनी चाहिए। अगर आपने उसको एक दिन एक्स्ट्रा दे दिया तो आप आग में घी डालने का काम करें। तो अगर वो बात इतनी सी भी होगी तो अगर उस दिन में सॉर्ट आउट नहीं हुई है वो ज्वालामुखी बन जाएगी और तब तक बनती जाएगी जितना उसे एक्सटेंड करते जाओ। पर जनरली ईगो नहीं करता है लोग, क्योंकि वुमेन भी वर्किंग है, अगर वर्किंग नहीं है तो भी ईगो है, क्योंकि अब वो एस्पेक्ट नहीं रही ना। जैसे पहले के टाइम अपने मदर्स को देखते थे कि बहुत ओबीडियंट है, आज के टाइम में वैसा नहीं है, क्योंकि अपब्रिंगिंग्स वैसी नहीं। पहले पेरेंट्स सिखाते थे कि यहाँ पर नहीं बोलना है, वैसा नहीं बोलना है, बट आज के टाइम में ऐसे अपब्रिंगिंग्स नहीं है। बिल्कुल इक्वालिटी की बात करते हैं, हर जगह इक्वालिटी है। जितना भी आप
बोलोगे कि नहीं आपको सुननी चाहिए, अगर अब ये तो हो गया नॉन डिवोटी एस्पेक्ट में ना, डिवोटीज़ को भी तो बताया जाता है कि ओबीडियंट रहो, सुननी चाहिए नहीं सुननी चाहिए, या बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, चाहे स्पिरिचुअल पैरामीटर्स भी हैं। एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताऊँ कि सपोज़ आप दोनों डिवोटी हैं, कुछ अर्जेंट काम है कि आप संडे प्रोग्राम नहीं जा सकते, आपकी वाइफ का पर्सपेक्टिव भी ठीक है कि संडे को जाना है, आपका पर्सपेक्टिव भी ठीक है कि ठीक है मैं नहीं जा सकता, कुछ इंपॉर्टेंट काम आप उस पर लड़ रहे हैं, तो दोनों के पर्सपेक्टिव ठीक है एक तरीके से, बट ईगो की वजह से वो लड़ाई बहुत ज़्यादा होनी शुरू होती है, और फिर अगर वो सॉर्ट आउट नहीं होती तो फिर क्या होता है, वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो और ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में अनुभव किया है कि 3 तरह की लड़ाई में 3 एस्पेक्ट होते हैं, अगेन सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अगर आपकी साधना ढीली है तो आप कभी भी सत्वगुण में आके उस सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि आप रजोगुण में हो या तमोगुण में हो तो आप उसको ज्वालामुखी बनाओ। बट अगर आपका साधना स्ट्रांग है तो आप काम रहोगे, एटलीस्ट आप अगला व्यक्ति काम नहीं है तो आप उस सिचुएशन में शांत रह पाओगे। बट अगर साधना खुद की बहुत वीक चल रही है, बाहर का आपको ऑलरेडी प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, ऑफिस का प्रेशर है, कोई कुछ बोल रहा है, तो बात चाहे थोड़ी सी भी होगी वो बहुत जल्दी भड़कने लगती है। तो सबसे पहला, अगर हम चाहते हैं कि हमारी कोई भी ईगो क्लैशेस होते हैं या हमारी कोई भी लड़ाई होती है, हम उसे कैसे हैंडल करें, तो एटलीस्ट पहले हमारी खुद की फुलफिलमेंट होनी चाहिए, हमारा खुद का साधना स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि हमारे सेल्फ रियलाइजेशन इसी तरीके से वर्क करता है। मटेरियल वर्ल्ड में अगर 2 हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं तो वहाँ पे सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, वहाँ पे ईगो सेटिस्फाई करना ही एक ऑप्शन है। अगर मेल झुक जाएगा तो फीमेल बहुत प्राउड फील करेगी, देखा ही नहीं चल गया, इसको मैंने करके दिखा दिया। पर अगर मेल जीतेगा तो फीमेल ऐसा सोचेगी, इसलिए देखते बाहर नहीं बन रही है। पर डिवोटी एस्पेक्ट में क्या है कि एक ऐसा क्या फैक्टर है कि जो हम लोगों को बार बार ये सिखाता है कि हमारा ईगो क्यों बढ़ रहा है, वो है सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस। आप लड़ रहे हैं, आप झगड़ रहे हैं, आप सुबह साधना के लिए उठ रहे हैं, अगर दोनों डिवोटी हैं दोनों साधना के लिए उठोगे, आप वहाँ पे ये नहीं देखोगे कि कल की लड़ाई हुई है चलो आज में जप नहीं करूँगे, वो जप नहीं करेंगे, या अगर आप डीटी वर्शिप करते हैं तो आप डीटी वर्शिप नहीं करोगे, आपको ज़बरदस्ती करना पड़ता है। तो उसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि डीटी वर्शिप, अगर आपके घर में प्रॉपर डीटी वर्शिप स्टैंडर्ड्स हैं तो आप डीटीज़ के लिए अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। आपको शायद एक दूसरे को बुलाने का मन ना करे, बट आरती के टाइम में कि आप ये एक दूसरे का मुंह बना के बैठोगे कि नहीं ये करताल नहीं पकड़ाएगी तुमसे, ये वो नहीं पकड़ाएगी, आपको ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, कॉपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि कि डीटीज़ हैं उनके सामने हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो ना चाहते हुए भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, फिर आप बात करना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस सेंटर होना चाहिए, ये डिवोटी एस्पेक्ट। और अगर डिवोटी नहीं है पर आप तो डिवोटी हैं, उधर भी साधना काम करे, वो उठे ना उठे उससे कोई मतलब नहीं। बट अगर आप जब कर रहे हैं तो जब करते वक्त आपको ये समझ आएगा कि मेरा ईगो इतना सेटिस्फाई नहीं, इतना कृष्णा कॉन्शियसनेस इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ मैंने और अनुभव की है कि जब होता क्या है कि अगर लड़ाई बहुत ज़्यादा हो जाती है और उस समय पे आपको लगता है कि मेरा बुलाने का मन नहीं है, मैं बुलाना नहीं चाहता, अपने को सेटिस्फाई नहीं करना चाहता, राधानाथ महाराज हमेशा एक चीज़ बोलते हैं, जब हम किसी को माफ़ करते हैं हम अपने आप पे एहसान करते हैं, उस व्यक्ति पे एहसान नहीं करते। और आप देखते हो ऐसा करने से आपका बर्डन, टन्स ऑफ बर्डन कम हो जाता है। और जब तक आप अपना ईगो को पकड़ के रखोगे तो आप उस व्यक्ति से ज़्यादा सफ़र करते हो जिसको सफ़र कराना चाहते हैं। इसलिए साधना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपने ईगो कम करना चाहते हैं। Thank you so much, Prabhuji. Very deep insights by Prabhuji. I would request to Jagannath Mohan Prabhuji to please give some insights. हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज का एक मेरे को मतलब जो है कोड बड़ा याद आता है कि जैसे मतलब आपसी मतभेद हुआ करते थे भक्तों के बीच में भी, है ना। तो इस चीज़ को हम अपने आश्रम से रिलेट कर सकते हैं, गृहस्थ आश्रम से भी, कि महाराज बोलते थे कि जब कुछ आपके साथ में आपसी मतभेद होते हैं या किसी व्यक्ति ने आपके प्रति कुछ कह दिया तो नहले पे दहला मत, है ना। जब हमारे आपसी कलेश होते हैं वाइफ के साथ, मेरे साथ, तो मेरे को लगता है ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे से भी डांट सुन रहा हूँ, हर जगह से पिस रहे हैं बिल्कुल एकदम। तो ये चीज़ बड़ी याद आती है कि हाँ महाराज बोले नहले पे दहला मत, तुरंत आप रिएक्ट कर दोगे इंस्टेंटली ना। 2 चीज़ होती है, एक रिएक्ट और रिस्पॉन्ड। आप तुरंत रिएक्ट कर दिए किसी प्रॉब्लम के ऊपर, उन्होंने बोला आपने मोबाइल में, आप परेशान हो किसी चीज़ से, आपने तुरंत रिएक्ट कर दिया अपने अहंकार के कारण, तो वो गलत हो सकता है ना। रिएक्ट क्या करते हैं हम बिना सोचे समझे, जो इंस्टेंटली हमारे साथ में हो सकता है उनकी कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम हो, कुछ जेन्युइन नीड हो जिसकी वजह से वो बोल रहे हो, बट रिस्पॉन्ड, थोड़ा रुक के थोड़ा सा शांत हो जाओ, उस टाइम के लिए शांत हो जाओ, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे, 1 दिन बाद आपको समझ में आएगा, आप उस चीज़ को ईजिली सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो ये फर्स्ट मतलब जो है एक प्रिंसिपल जो मैं अप्लाई करने का हर बारी प्रयास करता हूँ कि नहले पे दहला नहीं करें, कि अच्छा उसने कुछ बोला और हम भी कुछ बोलेंगे तो
हम बेसिकली जब IVF में रहते हैं तो हमको लगता है कि हमसे ज़्यादा विनम्र कोई नहीं है, मैं ही बड़ा विनम्र हूँ, है ना, सब मेरे को परेशान करते हैं। पर ये गृहस्थ आश्रम ऐसा है कि जैसे जो है ना चक्की की तरह बिल्कुल एकदम। तो चक्की में क्या होता है कि गेहूँ जो है वो पिसता रहता है और जो अकड़ जाता है तो वो बाहर रहता है बिल्कुल एकदम, है ना, उसका कुछ काम नहीं होता है। तो वैसे ही जो गृहस्थ आश्रम है वो पिसने के लिए बिल्कुल एकदम चक्की की तरह। पुरुष का जीवन ही असलियत में चक्की की तरह है कि वो पिसता रहेगा जीवन भर में, है ना। तो ऐसे ही हमारा अहंकार जो ईगो है हमारे अंदर में, वो भी मुझे पिसेगा बिल्कुल एकदम, है ना। तो इसमें क्या है कि जितना जैसे मैं जो प्रैक्टिकली करता हूँ कि हाँ आपसी मतभेद होते हैं, सब कुछ होता है। अगर आप एक व्यक्ति का अलग संस्कार है जो अपने जीवन से लेके आए हैं और हमारे अलग संस्कार हैं, दोनों आपस में मिलेंगे तो मैच होंगे नहीं, टकराव तो जरूर रहेगा। बट भक्तों का संग होता है तो हमको एक शरण मिलती है ना। लेट्स से कि सुबह मेरा जो है वाइफ का जो है बहुत मतलब वो हुआ है, फाइट हुआ है, सब कुछ हुआ है, बट लेकिन शाम को किसी भक्त ने अपने घर पे बुलाया तो मैं मुंह फुला के नहीं जाऊँगा और वो भी मुंह फुला के नहीं जाएंगे। इसकी वजह से क्या रहता है, ड्यूटीज़ का जो एसोसिएशन रहता है, मैंने अपनी 6 महीने की गृहस्थ लाइफ में यही जो सीखा है कि हाँ भक्तों का संग है तो हम बच जाते हैं। और प्लस जो है कि सोचे कि हाँ अगर कुछ भी चीज़ मेरे पास में आ रहा है ना तो ये मेरा ही अहंकार कम करने के लिए आ रहा है। तो गृहस्थ आश्रम बहुत अच्छा एक माध्यम है जिसके द्वारा हमको अपने बारे में पहले तो पता चल पाता है कि हाँ कि मेरा क्या स्थिति है। और जो भी फाइट रहती है, जैसे आदि नारायण प्रभु जी ने बोला कि उसको लेट गो करो। मतलब ऐसा नहीं कि आप 6 महीने तक उसको खींच रहे हो और बिल्कुल एकदम हृदय में लेके बैठे हो कि इसने मेरे को ऐसा बोला था, वक्त आने पर मैं ऐसे बताऊँगा, है ना। आप परेशान हो गए बिल्कुल एकदम, क्योंकि आपने हर दिन जपा करना है, साधना करनी है, अपनी घर गृहस्थी चलानी है और बीइंग अ मेल जो है जॉब भी करना है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर ही है। तो चीज़ों को लेट गो करना सीखें। लड़ाई हो गई, ईगो होता है हर किसी में, बड़े बड़े प्रवचन देना आसान है, बड़ी बड़ी बातें बोलना आसान है रिलेशनशिप्स के ऊपर, सब चीज़ के ऊपर, बट जो हमारे अनर्थ है हृदय में, मेरे अनर्थ हैं चाहे किसी और के जो आपके पार्टनर है उनके हृदय में जो है, तो ईगो क्लैशेस होंगे, बट लेकिन उसको सॉर्ट आउट करो, लेट गो कर दो, उस चीज़ को बात खत्म करके 10 मिनट में खत्म कर दो कि हाँ बस। बहुत बहुत धन्यवाद प्रो जी। एक पॉइंट प्रो जी का बहुत रिलेटेबल लगा मुझे कि जब हम IVF में होते हैं तो हमें लगता है कि मैं बहुत विनम्र हूँ और सब मुझे परेशान कर रहे हैं। प्रो जी मैंने इस पॉइंट को नोट कर लिया अपने मन में। यस हिज ग्रेस विश्वम्भर प्रभु जी प्लीज। सो ऑल्दो हमारे क्लैशेस काफ़ी कम होते हैं बाय द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, बट स्टिल मैरिज के बाद एक चीज़ आपको सीखनी है, सॉरी बोलना, समवेयर बोलना ही पड़ेगी। कभी बार भक्तों के बीच में भी क्लैशेस होते हैं ना तो हम झुकना नहीं चाहते, बट आफ्टर मैरिज यू मस्ट हैव, झुकना ही पड़ेगा। क्योंकि मैरिज के बाद जो फीमेल है वो अपने फादर को छोड़ के आपके पास आती है, राइट। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए स्पिरिचुअल मास्टर, क्योंकि हस्बैंड ही स्पिरिचुअल मास्टर होता है किसका, वाइफ का। तो जैसा आप रिस्पॉन्ड करेंगे वो वैसे रिएक्ट करेंगे। अब जहाँ पे ईगो क्लैशेज आते हैं, अगर मेरा भी सेम नेचर है मतलब भक्ति मेरी डाउन है, सिंपल सा लॉजिक, राइट, क्योंकि मेरा भी स्तर नीचे हो रहा है। अगर गृहस्थ आश्रम में जाने से पहले ही मेरी प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग है, ब्रह्मचर्य स्ट्रॉन्ग है, माइंड कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, तो जब वो सिचुएशन आएगी तब मैं टैकल कर पाऊँ। क्योंकि बैटल फील्ड में जाने में प्रैक्टिस नहीं होती है, प्रैक्टिस पहले होती है। और ईगो क्लासेस होते हैं, किसी के ज़्यादा लेवल पे होंगे, किसी के कम लेवल पे होंगे। जैसे प्रभु जी ने बहुत अच्छा बोला, उनको खुश रखना है, एंड आप उनको क्या नहीं कर सकते हो, फोर्स नहीं कर सकते हो कि करो ही करो। प्लस साथ ही साथ कृष्ण कॉन्शियस भी देते रहे, राइट। उन्हें धीरे धीरे सिखाना है कि कोई भी गिफ्ट अगर हम दे भी रहे हैं तो ये पहले कृष्ण को ऑफर करें, देन यू कैन, इफ़ नॉन डिवोटी हैं, जो मैंने किया, राइट। तो अभी शी इज़ गुड, शी इज़ डूइंग गुड। तो इनिशियली मैंने भी अपोज नहीं किया जा रहा, अगर मैं करता, फोर्स करता तो कभी छोड़ चुकी होती। और एक मेल ईगो होता है कि मेरी बात नहीं मानी तो गुस्सा आता है, तो वो ईगो धीरे धीरे हमको आफ्टर मैरिज कम करना ही पड़ता है, राइट। थैंक यू सो मच प्रो जी। बहुत अलग अलग दृष्टिकोण से हमें समझाया गया। हो सकता है किसी एक दृष्टिकोण से कोई एक व्यक्ति रिलेट ना कर पा रहा हो, बट दूसरे से डेफिनेटली वो कर पाएगा, दूसरे से नहीं तो तीसरे से तो डेफिनेटली। मैं बस एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने सारे डिवोटीज से कि हमारे पास जो टाइमिंग्स है वो 12:30 की है और क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, उसके बाद डिवोटीज के भी क्वेश्चंस लेंगे। तो मैं जो भी डिवोटी से प्रश्न पूछूंगा, प्रो जी आप विद इन 2 to 3 minutes इफ़ पॉसिबल प्रो जी आई वुड रिक्वेस्ट, एंड उसके बाद rest devotees can just answer in 1 to 2 points. It's our humble request to you, begging your pardon. Second question to His Grace Adinayan Prabhu ji is, do you feel
that you are not enjoying your married life when you see your family and friends going to cinemas and mall with their wives. कितने भक्त हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो प्रश्न ये है कि क्या ऐसा फील होता है आपको कि आपने वैवाहिक जीवन को एंजॉय नहीं कर रहे हैं जब आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को देखते हैं कि अपनी पत्नी के साथ वो मूवी देखने जा रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं? यस प्रभु जी। प्रभु जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बाय गॉड ग्रेस मेरा इंटरेस्ट ही नहीं मूवी देखने में। जी तो भक्ति मानने से पहले से, और भगवान की ऐसी कृपा है कि मेरी वाइफ का भी वैसा नेचर है। तो हमारा नेचर बहुत सिमिलर है कि हमें बाहर जाना पसंद नहीं है, आउटिंग मुझे भी पसंद नहीं है, उसे भी पसंद नहीं है, और सिनेमाज भी पसंद नहीं है। तो उस एस्पेक्ट में वेरी ब्लिसफुल कि मैं कृष्णा कॉन्शियस में। और अगर मैं बाहर जाऊँ तो मैं फ्रस्ट्रेट होकर आता हूँ, जैसे फैमिली प्रोग्राम्स हों उनके साथ जाना पड़ता है तो मुझे उल्टा फ्रस्ट्रेशन फील होता है, और फिर मैं वहाँ इन्जॉय नहीं कर पाता। तो मुझे लगता है मैं वहाँ पर गया ही नहीं। तो उस एस्पेक्ट में मुझे बहुत अपने आप को फॉर्चुनेट फील होता है, और मेरे वाइफ का सपोर्ट उसमें है। बट अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे कि ये तो हो गया आपने बहुत अच्छा मटेरियल एस्पेक्ट पर, जो मेरी वाइफ है एक्चुअली शी इज़ अ डॉक्टर, और उसका बहुत एक्सट्रीम हेक्टिक शेड्यूल, तो सिनेमा से दूर हम मंदिर भी कठिन नहीं जा पाते। तो इसीलिए अगर मंदिर भी नहीं जा पाते तो मैं वो भी समझता हूँ, तो मुझे वहाँ पे बुरा फील होना चाहिए कि हम लोग इकट्ठे सर्विसेज नहीं कर पा रहे, या इकट्ठा कृष्णा कॉन्शियस टाइम भी नहीं दे पाते। मैं बहुत लिमिटेड टाइम, तो जितना हमें टाइम मिलता है हम उसी में कोशिश करते हैं कि हम उसी को एंजॉय करें। Very nice, very inspiring for all the aspiring ladies. Yes, प्रभु जी। मेरी वाइफ नॉन डिवोटी, तो और एजुकेटेड है, सीए थी पहले, हम अपना बेकिंग का बिजनेस चला रही है। तो एक चीज़ फॉर्चुनेट क्या है कि वो जो अपना बिजनेस करते हैं वो मेरे सिस्टर इन लॉ के साथ करते हैं, अपनी बहन के साथ करते हैं। और इन लोग को मूवी का बहुत शौक है, ऑनेस्ट बात बोलूँगा कि ऐसा बोलूँ नहीं आध्यात्म है कुछ है, इनको मूवी का बहुत शौक है। और इनको हर एक महीने के अंदर से कुछ एक अंदर से अटैक आता है। या तो इनको मूवी जाना है या इनको कहीं स्टेकेशन पे जाना है। मुझे तो सिर्फ खर्चा ही दिख रहा होता है स्टेकेशन पे जाने। मैं एक व्यक्ति बेचारा दिन रात बड़ी मुश्किल से सो के कमा रहा हूँ, 4 पैसे जोड़ रहा हूँ। उसके बाद 10,000 रुपये खर्च के मैं क्यों जाऊँगा? जहाँ ये दोनों बैठ जाते हैं मैं कुछ नहीं कर पाता, कॉल ले रहा होता हूँ। तो मेरा तो यही जीवन है कि लैपटॉप खोलना है। तो बहुत ऑनेस्ट आंसर ये है कि मैं इनको बोलता हूँ अपनी फैमिली के साथ चले जाओ 90%। मॉल मैं लेके जाता हूँ कई बार, क्योंकि मुझे पता है मॉल ले जाके शॉपिंग कराने में कुछ ऐसा नहीं है। कपड़े उन्होंने वैसे भी लेने, मेरी पसंद से ले ले। कुछ लेने वाली होती मैं टोक देता हूँ ये अच्छा नहीं लगा, नहीं अच्छा है ये है ना, तो उसमें कंट्रोल हो जाता है और उनको लगता है एंगेज्ड भी है। तो टाइम मुझे निकालना पड़ता है। और बाकी जगह इनको जाना होता है, स्टेकेशन है, इनको घूमने जाना है, इनको आउटिंग चाहिए, क्योंकि ये लोग करते हैं बिजनेस दिन रात। दिवाली का सीज़न है, रात को 12-1 बज जाता है इनको घर आते हैं, क्योंकि ऑर्डर्स की डिलीवरी है, अगले दिन की तैयारी है, यही सीज़न होता है इनका। तो इस टाइम पे रहते हैं, अब नवंबर में इनकी घंटी बज जाती है। प्लस मेरी वाइफ को है कि साल में एक बारी तो मुझे ट्रिप चाहिए, मैं तो जाना ही जाना है बाहर, मैं रह ही नहीं सकती। तुम अच्छी बात क्या, ज्वेलरी और इस पर इतना नहीं फोर्स करती कि बड़े खर्चे कर, उसको ये चाहिए। तो मुझे ये समझ आ गई कि इनका नेचर है, इनको कुछ तो आउट चाहिए। तो मूवी जाना, ज़्यादा जाना है, घर वालों के साथ चले जाओ, और मॉल जाना ही है या घूमना है तो वो देखो खर्चा निकालना ही पड़ेगा। बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जितने भी आप लोगों की फाइनेंशियल कैलकुलेशन है उसको 25% प्लस करके चलो, ये सच बात है। आप अपने अकाउंटेड खर्चे सोचते हो दिवाली पे ये दिन है, दिवाली पे डबल खर्चा हो जाता है। तो आपको ये चीज़ रखनी ही पड़ेगी ऐसा। और इन्जॉयमेंट का कोई फर्क नहीं। अभी जैसे जगन्नाथ मोहन ने बोला चक्की चल रही है बस जो चक्की पहले से लाइफ ने चला रखी है वो दूसरी ना चला ले, एक चक्की में तो पिसी रहे हैं, यहाँ से निकल के और फाइन ट्यूनिंग ना हो। तो मेरी तो यही रहता है कि देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की भी है, ये है, और कोई परेशानी नहीं, मेहनत करनी है। मेहनत करे बिना रोटी खाने का मुझे भी बहुत शौक नहीं। भगवान की कृपा रही है, आराम से बाहर भी करेंगे, भक्ति भी करके पूरा चल रहा है। बट मेहनत करके बिना आपकी लाइफ में कुछ नहीं। आप सोचो हम गृहस्थ हैं, इतना कमा लिया 10,000 में, अब वो घर नहीं चलते, उसको आपको इन्जॉय कराना है। जैसे प्रभु जी ने बोला, हमें ऐसा कुछ नहीं फील होना चाहिए इन्जॉय नहीं है। अभी हमारी 5-10 साल पैसे जोड़ने की लाइफ है और अपने आप को सेटल करने की लाइफ है। उनको अगर जाना भी है, फ्रेंड्स के साथ है, अपनी बहन के साथ है, तो मैं बोल देता हूँ चले जाओ, क्योंकि नॉन डिवोटीज़ में 1000 लड़ाइयाँ और होती हैं। 1000 लड़ाइयाँ में एक साथ नहीं लड़ना चाहते। तो हम 100 तक जीत गए हैं, 150 तक जीत गए हैं, रिश्ता 2 साल में इतना मैच्योर हुआ है। मैं चाहता हूँ पहले और एस्पेक्ट्स ऑफ रिश्ते मजबूत हों, जैसे मेरी एकादशी में बहुत सपोर्ट करती है, तो मैं उस चीज़ को भी ख़राब ना कर बैठूँ उस चक्कर। अभी मेरे एस्पेक्ट में ये है कि पहले भक्ति को समझ लें, जन्माष्टमी के दर्शन करने आते हैं, हम अभिषेक साथ करते हैं, धीरे धीरे वो एस्पेक्ट बढ़ रहे हैं।
तो मैं पहले नेगेटिव को ज़ीरो नहीं करना चाहता, कुछ पॉजिटिव बनाना चाहता हूँ। तो मेरी साइड से है, मैं नॉन डिवोटी हूँ। आप सोचो मैं ये करवा के रहूँगा, नहीं। और हर चीज़ को एक साथ नहीं बंद कर सकते, वो व्यक्ति सूख जाएगा। जैसे हम नए नए आए थे, हमें बोला प्याज लहसुन छोड़ दो, मैं अटैक क्या पंजाबी प्याज लहसुन छोड़। और आप में से बहुत कम लोग शायद ये लोग जानते होंगे, पहले मैं मूंछ रखता था और मेरी आदत थी ऐसे ताव रखने की पंजाबी में, और मैं सीधा बोलता था कि गला कटवा दूंगा, मूंछ नहीं कटवा। ऐसा था कुछ मूंछ ऐसे रखते थे। दीक्षा के समय छोड़नी पड़ी, छोड़ दिया, गिद्धे बन गया। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कुछ भी चीज़ छोड़ी जा सकती है। वही प्रिंसिपल आप अप्लाई करो समय के साथ। आप उसकी इंजॉयमेंट घुटोगे, फिर आपको टाइम है नहीं, आपको काम पे जाना है, पीछे से क्या करिएगा, आप ही का सर खाइए। तो धीरे धीरे बंद करना चाहिए। अभी मेरे ये अपनी, क्योंकि नॉन डिवोटी अंडरस्टैंडिंग बहुत जगह नहीं जाते इस चक्कर में, पब नहीं जाते, यहाँ नहीं जाते, कुछ नहीं जाते, सब जगह मेरे कारण मना है, वो छोड़ दिया। तो एक तो जगह जा रही है अपनी सिस्टर के साथ, चली गई। मेरा एक Thank you so much, Roji. Very beautiful insights. His Grace जगन्नाथ मोहन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे भगवान की दया से मेरे साथ में जो इंसिडेंस हुआ ये था कि मेरी वाइफ थोड़े सिंपल बैकग्राउंड से आती है, फैमिली से, और ऐसी फैमिली से जहाँ पे मतलब पेरेंट्स का थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस होता था पहले। तो अच्छी चीज़ ये थी कि हाँ, जॉब वगैरह करते थे, वो मेडिकल लाइन में थे, तो कभी मूवी देखने के लिए घर वालों ने ऐसे भेजा ही। अब जब यहाँ पे आए तो उसके बाद में भी जो है एक्टिविटीज़ इतनी सारी हो गई कि उसी में इन्वॉल्व होते 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 चले गए। तो एक इंसिडेंस बस मैं बताता हूँ। एक डिवोटी फ्रेंड थे, तो उनकी वाइफ जो है मूवी देखने के लिए गए थे। तो इन्होंने स्टेटस देखा और बोलते हैं कि जो है देखो वो तो मूवी देखने के लिए गए, उनको ऐसे ऐसे घुमाते हैं। तो तब तक क्या हुआ कि आप क्या है ना कि इसलिए बोलते हैं भक्तों के साथ में ना अच्छे संबंध होने चाहिए हमारे। जैसे अभी हम NS के डिवोटीज़ हैं जिनके विवाह हो गया है, तो हम सब भक्त अपनी वाइफ को एक दूसरे के साथ में मिलाते रहते हैं। तो क्या होता है, अच्छा बॉन्डिंग बन जाता है ना। हर कोई अलग अलग तरीके का डिवोटी रहता है। तो एक डिवोटी है मेरे नोन में जिनकी वाइफ ऑलरेडी डिवोटी है, उनको भी मेकअप वेकअप करना बड़ा पसंद है, मेरी वाइफ को भी मेकअप करना पसंद है। तो वो ऐसे बोल गए कि हाँ देखो ये मूवी देखने गए, ये अच्छा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी। उनको लगा हाँ यार ये माता जी के साथ तो मेरी फ्रेंडशिप अच्छी है, ये नहीं जा रही तो मैं भी क्यों जाऊँ। तो मेरे को फिर उसके बाद से मेरे ये मूवी देखने का चैप्टर ही क्लोज हो गया। तो ऐसा है, डिवोटीज़ का एसोसिएशन होता है ना, तो उसमें से सीखते हैं। देखो हम सब कैसे सीखे, भक्तों के संग से, है ना। तो हर किसी का जैसा जैसा स्वभाव है वो सीख जाता है। तो मेरे को इस चीज़ के रिगार्डिंग कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, मैं टाइम ज़रूर निकालता हूँ भक्तों के पास में, उनको ले जाने का, इंट्रोड्यूस कराने का, मिलाने का। हाँ, लक्ष्मी आपकी खर्च होएगी मुझे, उसके ऊपर तो कोई कंट्रोल नहीं है। और अभी मतलब आप सोच सकते होगे कि 10,000 बचा रहा हूँ, महीने का 15,000 बचा रहा हूँ, तो वो तो भूल जाओ बिल्कुल एकदम, है ना। तो वो उसके लिए आपको जो है फाइनेंशियली स्ट्रांग रखना पड़ेगा, हृदय भी जो है ना आपको अपना विशाल रखना पड़ेगा बिल्कुल एकदम। आप चाहते हैं भक्त बने, कुछ बने, तो आपको टाइम भी स्पेंड करना पड़ेगा। और जैसे एक इंसिडेंस था कि मैं गुरु महाराज की व्यास, गुरु महाराज का वो था स्मरण यात्रा थी, तो उसमें मैं सोचा था कि लेके जाऊँ कि ना जाऊँ। दिल्ली में मैं था बिल्कुल एकदम, क्योंकि माता लोगों को फिलॉसफी समझ में नहीं आती है ज़्यादा। कीर्तन करा दो, प्रसाद खिला दो, वो खुश हो जाएंगे, फिलॉसफी समझ में नहीं आता। तो मैं उसमें था, पर कोई बात नहीं, मैं लेके गया तो वहाँ पे भक्तों के साथ में रहे। तो एक क्लास का इंसिडेंस ऐसा था कि मैं जो है लेटा हुआ बेड के ऊपर, और मेरी वाइफ मेरे से पहले जो है तैयार होकर चली गई वहाँ पे बोलती क्लास सुनने के। परम पूज्य भक्ति अनुग्रह जनार्दन महाराज जी की क्लास थी। बोलती हाँ महाराज जी बड़े अच्छे लगते हैं मेरे को। तो वो सीधा आके सबसे पहले सुनने के लिए चले गए, और जबकि मैं आधे घंटे लेट पहुँचा। तो ये आपको स्टेप लेने पड़ेंगे कि हाँ, आपको डरना नहीं है इसमें कि मैं अपनी वाइफ को भक्तों के साथ में लेके जा रहा हूँ, क्या बोलेगी क्या नहीं बोलेगी। कितनी बार ना हम ही लोग अपने हृदय में सोचते हैं कि नहीं ज़्यादा कर रहा हूँ, ज़्यादा कर रहा हूँ। अब लेके तो जाओ एक बार, मिलाओ तो सही। और भक्त लोगों का स्वभाव प्रभु जी बिलीव नहीं, भक्त लोग जिस तरीके से किसी को रिसेप्शन करते हैं ना, वो प्रेम, वो अपनापन किसी और से नहीं मिल सकता, अपने रिश्तेदारों से भी नहीं मिल पाता, है ना। ये चीज़ है जो कि मैं अपनाता हूँ। हाँ, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट लेकिन जब डिवोटीज़ को लेके जाओगे वो बोलेंगे कि हाँ यार इतने अच्छे तरीके से तो हमारे रिलेटिव भी नहीं मेरे को ग्रीट करते, इतना ख्याल तो मेरे कोई और भी नहीं रखते। अब रिश्तेदार के घर जाओगे वो आपको कुछ नहीं देना, डिवोटीज़ के घर लेके जाओगे डिवोटीज़ आपको गिफ्ट भी देंगे, उपहार भी देंगे, और अगली बारी बुलाएंगे भी। तो ये थोड़ी ट्रिक्स होती है जो कि अपनानी पड़ती है। Thank you so much, Roji. Please, devotees are requested to note down all the tricks and tips. Those who are not married yet, they might not be able to relate it, but they will be able to relate it when they will fall into such situations. तो सभी डिवोटी से रिक्वेस्ट है कि ये डिस्कशन इसलिए किया गया है कि अच्छे से नोट डाउन कर ले। बहुत ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद ये क्वेश्चंस प्रिपेयर हुए हैं। तो इस वजह से जी
तो आपने पूछा एंजॉय कि यू आर एंजॉयिंग योर हाँ, लाइफ। और डू यू फील दैट यू आर नॉट एंजॉइंग और एक्चुअली गृहस्थ में स्ट्रगल रहेगा, स्पिरिचुअल प्लस मटेरियल, वी हैव टू बैलेंस द बोथ। प्लस जब फीमेल्स पे बात आती है उनके डिज़ायर्स बहुत होते हैं, डिज़ायर्स बहुत होते हैं फीमेल्स में डिज़ायर्स। जैसे प्रभु जी ने बताया मॉल्स में जाने का, घूमने का, कपड़े लेने का, मेकअप करने का, तो हम डायरेक्ट ना नहीं बोल सकते। आप डायरेक्ट ना बोलोगे तो नेक्स्ट टाइम से आपकी बात नहीं, हम उसको मोल्ड कर सकते हैं। अगर उन्हें घूमने का डिज़ायर है धाम में लेके जाए, राइट, उनको धाम लेके जा सकते हैं। प्लस जो प्रभु जी ने पॉइंट बोला कि एक फीमेल को फीमेल ही समझा सकती है। आप जितना भी प्रीच कर लो, फिलोसॉफी ऊपर से जाती है। आप एक बार बोलोगे करो, दूसरी बार वो करेगी नहीं। उन्हें एक्चुअल में प्रीच करती है फीमेल। अगर उनकी बॉन्डिंग किसी ऐसी डिवोटी है, फीमेल डिवोटी, उनसे हो जाती है तो बहुत ईजिली फॉलो कर पाती है। मेरे केस में भी यही हुआ है, जो देहरादून में रहते हैं डिवोटी, राइट। तो हम डायरेक्ट मना नहीं कर सकते हैं, उसको हम मोल्ड करें। एंड इफ़ कभी मॉल्स एंड ऑल जाना होता है तो वी कैन गो, बट बाय द मर्सी ऑफ द लॉर्ड मूवीज़ हम जाते नहीं हैं, उन्हें भी पसंद नहीं है और मुझे भी पसंद नहीं है, तो दोनों ही मूवीज़ नहीं जाते हैं। Thank you so much, Proji. Coming to the next question, who is Grace Jagannath Mohan Proji. Proji, how to develop the quality of gratitude towards wife as they manage homes and family and help us execute our spiritual and material duties smoothly, and whatever reaction when you feel your wife is, and what do you feel that your wife is not being grateful to you? तो क्वेश्चन ये है कि हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं वाइफ से, ऐसी हो वैसी हो, उसके लिए प्रॉपर एक पैनल डिस्कशन रखा है। बट ऐसा भी तो होता है कि वाइफ्स बहुत सेक्रीफाइस करती हैं हमारे लिए। हमारी मदर्स को हमने देखा है बहुत सेक्रीफाइस करती हैं हमारे फादर के लिए। तो हाउ टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स देम। एंड अगर हम किसी ऐसे सिचुएशन में फंस जाएं जब हमें ऐसा लगे कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ किसके लिए, जैसे कल आपने ड्रामा देखा था ना, तो ड्रामा में जब डाकू ने अपने वाइफ से पूछा कि क्या आप मेरे रिएक्शंस लोगे, तो वाइफ ने मना कर दिया। तो अब कभी हम ऐसे सिचुएशन में पड़ जाएं कि हमें ऐसा फील हो कि हमारी वाइफ हमारे लिए ग्रेटफुल नहीं है, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो हमें उस सिचुएशन में कैसे टैकल करना चाहिए? हरे कृष्ण। तो प्रश्न अपने वाइफ के प्रति कृतज्ञता कैसे सेम। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी, वाइफ के प्रति कृतज्ञता कैसे रखें, है ना। पहले चीज़ तो हमको ये समझना चाहिए कि वो वाइफ ही पहले जो है घर छोड़ के क्यों जाती है। आप लोग घर जवाई क्यों नहीं बनते? क्यों नहीं बनते? क्योंकि हम एडजस्ट नहीं कर सकते उतना। वुमेन का स्वभाव होता है वो एडजस्ट करती है, दूसरे घर में जाके आती है, सब कुछ छोड़ छाड़ के आती है अपना। हमको 4 दिन के लिए 4 भक्तों के साथ में रहना पड़े तो ऐसा लगता है हे भगवान क्या करते हैं। ऑफिस में जाते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं। अभी कुछ तो लोग हाँ, फील कर रहे हैं कि घर कब जाने मिलेगा। तो वो सब कुछ सेक्रीफाइस करके आती है आपके लिए। ये चीज़ आपको रिस्पेक्ट करनी है। क्लैशेस होंगे घर पे, आप जो है चक्की की तरह, मैंने जो बोला ना, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। मैं सब वक्त से बोलूँगा कि मर्द का जीवन जो है वो चक्की की तरह है, ठीक है। क्लैशेस होंगे, सब कुछ होगा। आपके फैमिली वालों के बीच में भी होंगे, मम्मी पापा के बीच में भी, और वाइफ एक साथ होगी, एक तरफ होगी, मदर एक तरफ होगी, ऐसे ऐसे करके बिल्कुल एकदम चल रहा होगा सब कुछ, है ना। जिन माँ ने आपको जन्म दिया है उसके लिए अगर कोई कुछ उल्टा पुल्टा बोले तो आप वो भी नहीं सहन कर पाओगे, है ना। और जो वाइफ जिसके साथ आपने 7 फेरे लिए हैं, आजीवन मरने का वो लिया है ना, हमारे उसमें डाइवोर्स है उस टाइप का तो कुछ चीज़ होता नहीं, तो उसके प्रति भी आपको जो है वो रखना है। तो कहीं ना कहीं हमको पेशेंस रखना पड़ेगा और वाइफ को भी समझना पड़ेगा कि हाँ वो अपना घर छोड़ के आई है। जैसे मैं अपने केस में बताऊँ तो मैंने मैरिज से पहले क्या करा था कि अपनी वाइफ को एक छोटी बुक दे दी थी। हमारा VLC का कैंप हुआ था, तो हम गए थे, हम भगवद गीता जी के पास में ब्रजनाथ प्रभु जी हैं जो जिनके घर पे गए थे, सिंपल सा घर था। तो प्रभु जी ने बताया उनकी वाइफ नॉन ड्यूटी थी, उन्होंने क्या करा, एक छोटी सी जो है कृष्ण भावनामृत में कैसे हम रहते हैं ना, भक्ति विकास महाराज जी की एक बुक है, तो वो जो है बुक उन्होंने प्रभु जी ने बताया था कि दी थी। तो मैंने सेम ये क्या करा, अपनी वाइफ के बर्थडे पे वो बुक दे दी। तो आने से पहले उसका माइंड सेट प्रिपेयर हो गया कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ है। इनफैक्ट मेरी मैरिज हुई, मेरी मैरिज के अगले दिन ही जब मतलब हम, जैसे मैं तो अपने लिए विदाउट इंडियन गार्लिक खाना बना रहा था घर पे, जब हम गए उत्तराखंड पे और सब लोग आए थे तो उनके लिए नॉन
विदाउट अनियन गार्लिक वाला बन रहा था। मेरी वाइफ ने पहले दिन से प्याज लहसुन खाना शुरू, तो कहीं ना कहीं मेरे को ग्रेटफुल होना पड़ेगा कि हाँ भाई मतलब देखो इसने अपने आप छोड़ दिया। उसके बाद में फिर रिसेंटली की बात है कि चाय वगैरह पीते, तो मैंने अपनी तरफ से कुछ चीज़ नहीं बोला कि चाय नहीं पीता ऐसे नहीं। मेरे को जरूर देखती थी चाय नहीं पीता, तो अब जैसे मैंने बताया कि आपको उनके भक्त फ्रेंड बनाने पड़ेंगे। तो देखेंगे ये माता जी ऐसे करती हैं, माला करने के लिए मैंने कुछ नहीं बोला। मैं हमारे यहाँ पे इस्कॉन रामनगर सेंटर है, मैं वहाँ पे लेके गया उनको, तो उन्होंने क्या करा कि उधर से प्रभु जी ने माला दी उनको। तो हम घूमने गए तो 1-2 राउंड करते थे बस। मैंने कभी नहीं बोला कि इतने माला करनी है, बट बाकी सब भक्त जाते थे तो भक्त पूछते हैं तो जी आपकी कितनी माला हो गई, माता जी आप कितनी माला करती हो। तो उनको समझ में आया यार ये माला करना तो जरूरी है इन लोगों के साथ में रहना है। तो और ये लोग तो बड़े अच्छे हैं, मतलब कुछ उल्टा उल्टा भी नहीं बोलते, गुस्सा भी नहीं करते। तो सडनली क्या हुआ, स्लोली उन्होंने 16 राउंड्स अपने आप से करने स्टार्ट कर दिए, जगन्नाथ जी की सेवा करने अपने आप से स्टार्ट कर दी, है ना। तो ये ड्यूटीज़ के संग की वजह से हुआ, है ना। और फिर रिसेंटली हम अगस्त में शिव वृंदावन धाम गए थे, तो वो बोलते मेरे को कंठी पहननी है। मैं बोला प्याज चाय वगैरह नहीं छोड़ पाओगे अभी, रहने तो बाद में पहनेंगे। तो नहीं पहनी। तो फिर वहाँ पे अपने आप से उन्होंने पहना, और अब जो है चाय वगैरह भी छोड़ दी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आपको ग्रेटफुल होना पड़ेगा उनकी क्वालिटीज़ देखते हुए। हाँ देखो, आपकी बात ना माने, हम अपने माता जी पिताजी की बात एज इट इज़ नहीं मानते, है ना। तो जैसे हम पढ़ते हैं ना भगवत गीता एज इट इज़, आप ये मत सोचिएगा कि वाइफ आपकी बात मानेगी एज इट इज़। आपका संस्कार अलग है, उनका संस्कार अलग है, दो संस्कार जब जीवात में आती है तो रगड़ तो होगा, घर्षण तो होगा, है ना। बट एट द एंड ऑफ द डे हमको ग्रेटफुल होना पड़ेगा। ग्रेटफुल नहीं होंगे तो विवाहित जीवन जो है बहुत बेकार होगा, है ना। भक्ति में बोलते हैं, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या चाहिए, हमको ग्रेटफुल होना चाहिए। जब हम जैसे आज सुबह इसके जी लेक्चर में बताए थे कि कृतज्ञता सबसे बड़ी चीज़ है आपको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, है ना। जैसे किसी भक्त ने मेरे को तिलक लगाना सिखाया, धोती पहनना सिखाया, भगवान की दया से मेरे को इसके साथ ही नारायण प्रभु जी ने जो है धोती पहनना सिखाया था, तिलक लगाना सिखाया था। तो मैं आज भी जो है उनके प्रति कृतज्ञ हूँ कि जो है प्रभु जी की इतनी कृपा है। तो हमको हाँ, जब हर किसी के प्रति कृतज्ञ होते हैं भक्ति में, तो हमको डेफिनेटली जो मेरी अर्धांगिनी है, जो मेरा गृहस्थ आश्रम चला रही है आगे, तो उसके लिए भी हमको कृतज्ञ होना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। फ्यू वर्ड्स प्रभु जी। मैं एक चीज़ इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। ग्रेटफुलनेस इमीडिएट नहीं होती और बहुत समय लगता है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये ऐसा नहीं है कि मैं ये एक्शन लूँगा तो ये चीज़ें होंगी। आपका बहुत कुछ भगवान पे भी डिपेंडेंट है। कई बार हम ये भक्ति में भी भूल जाते हैं और मैरिज में भी भूल जाते हैं। हम सोचते हैं आज मैंने इसके लिए ये करा तो मेरा काम हो गया। जैसे होता है ना, जैसे प्रोजेमेट्रिक कई बार इमीडिएट नहीं बैठती, आपको बार बार प्रयास करते रहना है, भगवान से प्रार्थना करनी कि आपकी इंटेंशन कन्वे हो। एक मैन और वुमेन में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या आता है, हम उनके लिए अच्छा अपने माइंडसेट से करते हैं कि मैं ये इसके लिए अच्छा कर रहा हूँ। और पेरेंट्स का भी जैसे प्रोजेक्ट में बताया डिफरेंस आता है। एक चीज़ जो मैंने अपनी मैरिज में सीखी है, मैं पहले बहुत कम बोलता था, मतलब वैसे मैं बहुत बोलता हूँ लेकिन सटल और अपना हार्ट बहुत कम रिवील करता हूँ कि ऐसा है। और कई बार गुस्सा भी है तो ऑनेस्टली कम्युनिकेट करना, देखो यार मेरे दिल में ऐसा है, अभी शायद मैं रेडी नहीं हूँ। इट्स द पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपको कहीं भी लगता है कि बात मिस हो रही है, जैसे मैंने उसको बोला यार मैं आपसे बात करना चाहता था, आपको ध्यान नहीं थी और आपको बात करनी चाहिए, प्यार से बोलो। ओवर टाइम ग्रेटफुलनेस आएगी, भगवान के आशीर्वाद से आएगी। क्योंकि ये बात ध्यान रखो, मैरिज और मटेरियल लाइफ में पिटना बना ही है। जब तक पिटेंगे नहीं तो फिर यहीं जम जाएंगे और फिर निकलने का मन नहीं करेगा। तो ग्रेटफुलनेस आपको एक प्योर इंटेंशन से करनी है, अपनी वाइफ के लिए एक्शन लो और भगवान से प्रार्थना करो कि वो चीज़ असर वैसे पहुँचे। और अगर आपको 1% लग रहा है ना मैं ये कर रहा हूँ, इसको कम्युनिकेट नहीं हो रहा, अपनी वाइफ से पूछ लो क्या ये उसको चाहिए भी। बहुत ऑनेस्ट बात बोली, ये सबसे मुश्किल सवाल है एक मैरिज में, क्या ये चीज़ तुम्हें ऐसे चाहिए या तुम्हारा कुछ और मत है। हम ये सोचते हैं इसका भला मैं ही जानता हूँ, राइट। और वो भी कुछ हमारे लिए कर रही होती है, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया। उसके पीछे इंटेंशन समझने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। और खासकर मैं अपना नेचर बोलूँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, मुझे समय लगता है खुलने में। मैं इतना आसानी से अपना हार्ट कैसे रिवील करता हूँ, अपनी वीकनेस कैसे दिखाता हूँ। तो टू बी ग्रेटफुल इट विल टेक टाइम। डोंट एक्सपेक्ट इट विद इन द फर्स्ट 2 or 3 years ऑफ मैरिज। आपको 1-1.5 साल बाद जब बेसिक जम जाती है ना अंडरस्टैंडिंग, तब अंदर से उसकी अंडरस्टैंडिंग और अंदर क्या चल रहा है 1-1.5 साल बाद समझ आना स्टार्ट होता है। पहला साल तो ऊपर एक्सटर्नल सेटिंग में निकल जाता है कि इसने फैमिली में ऐसा करना है, यहाँ करना है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है। जो सटल नेचर है, जो अपने को भी पता चलता है यार ये तो ईगो बहुत ही पता नहीं चल रही थी,
वो वहाँ पता चलती है, उसको टाइम लगता है चेंज करने में। तो बस यही कहूँगा, फॉर बीइंग ग्रेटफुल टेक टाइम एंड प्रे टू लॉर्ड कि मैं कम्युनिकेट करूँ और उनसे पूछ लूँ क्या उनको नीड थी। कई बार हम अपना भला करके सोचते हैं अब ये खुश कैसे नहीं हो रही। दिस इज नॉट एक्सपेक्टिंग ग्रेटफुलनेस, दिस इज एक्सपेक्टिंग एक्सचेंज। मैंने तुम्हारे लिए करा तो खुश कैसे नहीं हो रही, अब मैं दिखाता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। वॉट इज बीइंग ग्रेटफुल इज उनको दिखेगा एंड यू हैव टू पेशेंटली वेट। जैसे हम भक्ति में 16 वाला में पकड़ाई, शायद हमारी वाइफ से या मेरी वाइफ ने फेवरेबिलिटी मेरे से ज़्यादा ले ली इस चीज़ को लेके। कई बार बोलेंगे पहले थी नहीं अलाइन, लेकिन धीरे धीरे सेटल लेवल पे मैं जल्दी अडेप्ट कर जाता हूँ। हीट तो हम लोग हैं। आप मानो 4-5 साल तो डिवोटीज ने डिक्लेयर कर रखा था ये व्यक्ति भक्त नहीं बन सकता, इस पर टाइम वेस्ट मत कर। सच बात है कि सामने गवाह है। मतलब सारे लेक्चर सुन लूंगा, प्रसाद भी डबल ट्रिपल खा लूंगा, जाट दोस्त ले आऊंगा, सारा प्रसाद हम खा जाएंगे, भक्तों को कुछ नहीं मिलता है। सब जो आप सोच सकते हो ना बदमाश में, वो हो चुकी। इतना हृदय कठोरता 4 साल लग गए कि एक बेसिक माला भी सही से सेटल करके करने के लिए समय लगेगा ग्रेटफुल होने में। एक्सपेक्ट मत करो हर अच्छा काम इमीडिएट रिएक्शन देगा। मैरिज इज एन एक्यूमुलेशन। कई बार एक क्लिक मोमेंट आता है लाइफ में। भगवान से प्रार्थना करो कि उनके हृदय में वो ज्ञान दे। आप ज्ञानी नहीं हो इतने कि उनके हृदय में ज्ञान पैदा करके और उनको कंट्रोल कर दो। अंडरस्टैंड द रोल ऑफ कृष्णा ऑल्सो इन दिस। और जैसे प्रभु जी ने बताया, अपनी साधना पे फोकस करो, क्योंकि आप क्या होगा, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। यार ये ग्रेटफुल नहीं हो रही, इतना कर लिया। सही कहते हैं भक्त नरक है, ये चक्की है। ऐसा भी नहीं है, चक्की है, लेकिन मुसीबत कहाँ नहीं आ रही है। नाउ यू हैव टू टेक हर ऑल्सो। आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ ले जानी है। आप ब्लेम नहीं कर सकते कि मेरी वाइफ परेशान कर रही है तो मेरी भक्ति खराब हो गई या मेरा जीवन खराब हो गया, मैं तो इसलिए नहीं कर पाया और इसलिए मैंने माला छोड़ दी, 10 दिन बाद आऊँ। दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज। नाउ यू हैव टू लर्न इन द कंडीशन। और सबकी सिचुएशन और कर्मा डिफरेंट है, ये चीज़ याद है। हमारा कर्म भी तो अलग है ना, हमें भोगना भी तो है। अब वाइफ है तो उसके थ्रू 4 बातें नहीं मिलेंगी। परफेक्ट नहीं है ये चीज़। अंडरस्टैंड कृष्णाज रोल टू बी ग्रेटफुल। हमें भगवान के प्रति और भक्तों के प्रति कृतज्ञ होने में 4 साल लग गए, और वो आई है उसके लिए हम सारा दिन ऑफिस में होते हैं, 4 घंटे मुश्किल से साथ होते हैं। उसमें एक्सपेक्ट करते हैं कि जादू हो जाए और ये बिज जाए कि अरे प्रभु जी आपने तो छा गए। ऐसा कुछ नहीं। मतलब टू बी ग्रेटफुल, फॉर हर टू बी ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल टू द लॉर्ड फर्स्ट। आप भगवान को ग्रेटफुल रहो, भगवान के हृदय में पैदा करेंगे वो चीज़। एंड कहीं भी डाउट है, यंग है, अभी ब्रेक हो रहा है, कम्युनिकेट, सीधी बात करो। यार मेरे को आपसे ये एक्सपेक्टेशन थी, प्यार से, क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग में कुछ डिफरेंस है, क्या आप कुछ और चाहते हो? ये बोलोगे ना, चाहे उसके मन में कुछ और हो, कह देगा अच्छा आपने पूछ लिया ना, अब मान। कई बार ये बैरियर होता है। अच्छा हम अपने लिए कर रहे होते हैं, मैंने अच्छा किया, कहाँ अच्छा किया, किसने बोला अच्छा किया? Who told you did good for? आपको मॉल ले जाना तो उसका सर फट रहा था, आप मॉल ले गए, अरे मॉल ले जाने के लिए बोला था, आज पहले मैं अटेंडेंस लगा दूँ मॉल। ये दिक्कत है। इट टेक्स टाइम फॉर अ रिलेशनशिप टू मैच्योर। 10 साल 15 साल बहुत समय लगता है। भक्ति में आके आज हम लोग करते हैं, 10 साल बाद भी कई बार माला में लगा तो लगता है ये एस्पेक्ट तो मेरे सामने था, दिखाई नहीं, नाम में इतना रस है। 10 साल बाद जाके थोड़ा सा दिखना शुरू होता है। अरे भाई 10 साल से कर क्या रहा था मैं, कौन सी माला कर? भगवान के प्रति और आचार्यों की कथा सुनते हैं, उनका स्ट्रगल देखते हैं, टाइम लगता है ग्रेटफुल। इमीडिएट तो हो जाते हैं लेक्चर में, बाहर जाके फिर अरे अब प्रभुपाद को छोड़ो, पहले कचौड़ी खाते हैं। राइट, ये चीज़ समय लेगी। तो मेरा यही अंडरस्टैंडिंग है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। 2 लेसन्स प्रभु जी। जैसे अब आज की सुबह की क्लास में प्रभु जी ने बताया था सांपाति ने 8000 ईयर्स वेट किए थे टू गेट हिज विंग्स। तो पेशेंस एंड कम्युनिकेशन, 2 थिंग्स। थैंक यू सो मच प्रभु जी। फ्यू वर्ड्स बिकॉज वी रियली बेगिंग योर पार्डन, वी रियली बेस्ट। जी आपका मेन क्वेश्चन था कि हम ग्रेटफुल फील करते हैं हाँ जी। वाइफ के लिए, बट वाइफ हमारे लिए ग्रेटफुल फील नहीं करती। या हम कैसे ग्रेटफुल फील करें? बहुत बार हमें लगता है सब कुछ हम ही कर रहे हैं, वो कुछ नहीं करते। वो नहीं। क्या? और ऐसे सिचुएशन में क्या करें जब हमें ऐसा लग रहा है कि वो ग्रेटफुल फील नहीं कर रही? फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना है कि दोनों इंडिविजुअल, आई एम भी इंडिविजुअल, वो भी इंडिविजुअल, दोनों का स्वभाव भी अलग है। हम जो मेरा स्वभाव है वो उसका स्वभाव नहीं हो सकता। और ग्रेटफुल होना नहीं होना ये इंडिविजुअली हर व्यक्ति के पर्सनल उसके स्वभाव पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति ग्रेटफुल होता है। अगर उसका कोर नेचर है कि वो ग्रेटफुल ही नहीं है, क्या करोगे फिर? ज़बरदस्ती इम्पोज तो नहीं कर सकते ना ग्रेटफुल फील करोगे, ये तो स्वाभाविक है ना। अब हम भक्तों को देखते हैं, कुछ भक्त नेचुरली बहुत ग्रेटफुल फील करते हैं, छोटी सी सेवा के लिए भी ग्रेटफुल फील करते हैं, दूसरा करता है। सपोज आप 4 रूममेट्स हैं एग्जाम्पल के तौर पे,
और कोई एक बीमार हो जाता है, पर एक कोई बहुत सेंसिटिव होगा, उससे 4 बार ही पूछेगा प्रभु मेडिसिन ली नहीं थी। वो ग्रेटफुल व्यक्ति, अगर वो थोड़ा सा, अगर जो व्यक्ति बीमार है वो सेंसिटिव है, वो ग्रेटफुल फील कर रहा है। बट अगर वो व्यक्ति थोड़ा रिजिड है, वो तो 10 बार ही आगे पूछ रहा है, तो थैंक्स भी नहीं कर रहा। अब वो जबरदस्ती बोले थैंक्स बोल कर दो, तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा है। तो जब हम आश्रम में भी रह रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये एक्सपेक्ट करें कि मुझे ग्रेटफुल वो फील कर रही है, नहीं कर रही है, दैट इज़ गुड। नहीं कर रही, देन नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। तो अभी तक जो मैंने सीखा है कि मैरिज मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट। जितना आप एक्सपेक्ट करोगे कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मुझे इससे क्या मिलने वाला है, यू आर मिसरिंग। लव, अफेक्शन, इमोशंस, ग्रेटफुलनेस, हर एक चीज़ में जितनी डिग्री से आप सोचते हैं कि नहीं मैं कुछ भी करूँगा ये मेरे को ये देने वाली है, नहीं मिलेगा। एंगर, गीता में भगवान ने बताया ना, जो काम से और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो एंगर अराइज होता है। यहाँ पर ही सीखने को मैं ग्रेटफुल फील कर सकता हूँ ना, मैं सेवा कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम डूइंग सेल्फलेस। बट अगर मेरे अंदर डिज़ायर है कि ठीक है मैं कर रहा हूँ, मेरे को इन रिटर्न ग्रेटफुल हो, तो इट मीन वो सेल्फलेस सर्विस नहीं। हस्बैंड वाइफ, अगर वाइफ डिवोटी, ठीक है, आप समझिए ना कि वो भी भक्त है, पर नहीं देख पाती, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं देख पाती कि भी भक्त है। अगर अगेन ये पॉइंट अगेन बार बार आता है, अगर साधना स्ट्रांग है तो समझ पाएगा कि ये डिवोटी है, मैं अपराध कर रहा हूँ उसके प्रति। अगर नॉन डिवोटी है तो उसका मतलब है भक्त बनाना है, रीचिंग करनी है। तो दोनों एस्पेक्ट में हमारा क्या एटीट्यूड है, ये हमारा अपना पर्सनल रवैया, हमारा पर्सनल एटीट्यूड। अगर हम अपना ही पर्सनल इंप्रूव नहीं करना चाहते, रिजिड रहना चाहते हैं, तो हम अगले व्यक्ति को नहीं कुछ भी बोल सकते। तो अगर अगला ग्रेटफुल नहीं है, उसका स्वभाव ही नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, एक्सेप्ट इट। वो ग्रेटफुल नहीं है, वो होगा भी नहीं है, होगी भी नहीं। मेल भी हो सकते हैं, शायद वो ग्रेटफुल ना हो, कभी ग्रेटफुल फील भी ना करे अपने वाइफ के लिए कि मेरे लिए क्या कर रही, सबकी तो करती, तो क्या खास कर, सबकी खाना बनाती है, तुम थोड़ा मेरे लिए खास बना। तो ये अनग्रेटफुल हृदय का सबसे बड़ा सिम्टम है। तो ये ऐसी इसलिए चेंज नहीं हो सकती। अगर बेसिक नेचर है किसी का कि वो ग्रेटफुल नहीं फील करना चाहता, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे आप पूरी ज़िंदगी काट लो उसके साथ, बुढ़ापे तक नहीं कर पाओगे। तो ये हमारा खुद का है पर्स, इसलिए कहते हैं ना प्रभुपाद, हृदय दौर्बल्य, ये हृदय की कमजोरी है हमसे। जब तक हृदय स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक हम इसी से फंसे रहे, हर बात पे लड़ेंगे, सिर्फ इमोशंस की बात ही नहीं है, सर्विस की बात नहीं, हर एक चीज़। इसीलिए अगर हमें लगता है कि मेरी वाइफ मेरे लिए ग्रेटफुल फील नहीं कर रही, बट मैं 100% दे रहा हूँ, वो नहीं दे रही, तो अगर वो आपको अप्रिशिएट भी नहीं कर रही, अब हमें सिखाया जाता है एवएफ में कि ग्रेटफुल होना चाहिए, स्त्री को ऐसा बोलना चाहिए, वैसा बोलना चाहिए। बट क्वेश्चन है कि वुमेंस को क्या ट्रेनिंग मिल रही है ऐसे? अगर मिल रही है वेल एंड गुड, नहीं मिल रही है, उसने वैसी ट्रेनिंग नहीं दी, तो क्या करूँ? ज़बरदस्ती तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो उस केस में एक्सेप्ट करें हर इंडिविजुअल को कि ठीक है, जो भी ये व्यक्ति है, जो भी फ्लॉज है या उसके प्लस पॉइंट है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। अगर ये ग्रेटफुल नहीं भी मेरे लिए फील करती, मैं उसके लिए भी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और खुद से सेल्फलेस करें, ऐसा करने से आप खुश रहेंगे। और अगर वहाँ से वो एक्सपेक्टेशन नहीं कंप्लीट हुई, तो आप हमेशा फ्रस्ट्रेट रहेंगे और लड़ेंगे। फिर आप जताओगे कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए ये नहीं किया, मैंने वो किया, तो फिर अगेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू। तो बेटर इज सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज द बेस्ट मेडिसिन। Thank you so much, Proji. Just for a few words. सो ग्रेटफुलनेस मुझे लगता है वैलिड रिलेशनशिप आपको उनकी खूबियों को देखना है, किसी भी लेवल पे अगर वो इफ शी इज़ अ न्यूफाइट एज वेल एज उनके कुछ गुड क्वालिटीज़ देखनी। ग्रेटफुलनेस एक इसलिए भी नहीं आता क्योंकि आई थिंक दैट आई एम सुपीरियर, आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ, ज़्यादा उससे ज़्यादा अच्छा हूँ, प्लस मैं भक्ति में भी ज़्यादा अच्छा हूँ, वो तो अभी काफ़ी नहीं है। दूसरा क्या होता है, जब हम सभी IVF से आए हैं, तो हमारी एक मैंटेलिटी होती है कि जो हमारी जो वाइफ है वो भी सेम चीज़ बहुत जल्दी फॉलो करना शुरू करती है, बट वो कर नहीं पाती है, तो हम ग्रेटफुल हो नहीं पाते। सो वी हैव टू सी द गुड थिंग्स रेदर देन जो डिस्क्वालिफिकेशन। Thank you so much, Proji. So here ends the first round, and now we have next round. So in this round, I'll be pointing out the devotees who will be answering the question, and we'll have 1.5 minutes for each devotee to answer them. And after that, we'll have rapid fire. आप एक्सटेंड करो तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत है। Proji, we have 30 minutes more. बहुत समय बाद हम सबको बोलने का मौका। Proji, we are very much grateful to you for helping us. And Proji, we have 30 more minutes actually. So after that, it's instruction by Vaikuntha Proji. 10 सेकंड रिपीट। So that's our Proji. So now question to Vishwambar Pro. So we have 1.5 minutes, Proji. So जैसे टाइम होगा, Proji यहाँ पे करताल बजा देंगे।
So as it is said that women are more process oriented and men are goal oriented. So if your wife starts telling you a story which has no meaning or which is a little boring and you're not at all interested to hear, how do you manage to hear? फर्स्ट ऑफ ऑल आई हियर, मैं सुनूंगा। कुछ अगर वो कह रही है दिन में कि रात तुम सुनूंगा तो बाद में ठीक है, वहाँ पे अगर मैं काटता हूँ तो वो हमारी एंटी होती है, क्योंकि वुमेंस को क्या चाहिए, उनका जो माइंड होता है थोड़ा मेल से ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, फ्लिकरिंग ज़्यादा होता है, तो वो भी एक्सपेक्ट करती है हम कुछ भी बोले वो एक्सेप्ट करें, एंड वी मस्ट हैव टू एक्सेप्ट। अगर आप उनको भक्ति में गाइड करना चाहते हैं, अभी आप उनकी बात मान रहे हो तो कल जाके वो भी आपकी बात मानेंगे, राइट? तो वो भी एग्री करेंगे कि ठीक है इन्होंने मेरी बात सुनी तो मैं भी सुनूंगी, तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स आते नहीं है ज़्यादा। सो मेरा आंसर ये है कि आई एग्री विद दैट, और मैं हाँ ही मैं सुनूँ। Thank you so much, Proji. Very short and crisp. And Proji, next question to you. How do you handle situation when you see your wife is disrespecting your parents or family members or relatives or friends? अच्छा, अब इनका प्रश्न है कि जब आपकी वाइफ आपके रिलेटिव और पेरेंट्स के बारे में बोल रही हैं तो आप कैसे करो? तो देखो ये बहुत बार ऑकर होगा। लकीली मेरी वाइफ मेरे पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट नहीं करती, उनके डिसीजंस को कई बार डिसरिस्पेक्ट करती है। मैं उनको लड़के डिफेंड करता हूँ, लेकिन 4 दिन बाद समझ आता है यार गलती तो थी थोड़ी सी। और रिलेटिव्स में मैं इतना केयर नहीं करता खास, क्योंकि इतने सारे लोग मैं हैंडल नहीं कर सकता। पहले ही जीवन भक्ति देखनी है, काम देखना है, वाइफ देखनी है, पेरेंट्स तक मैं कर सकता हूँ। रिलेटिव के मसले, मेरी शादी हुई, आप शायद बहुत कम लोग बताओ विवाह में बुला ही नहीं पाया जाता, क्योंकि 1.5-2 बार आगे वो लड़ाई झगड़े रिलेटिव, मतलब आप उनके आगे ताजमहल रख दोगे वो ताजमहल में नुक्स निकाल देंगे। तो मैं इसको खुद ही केयर नहीं करता ना, वाइफ को बोलता हूँ। इतने लोग मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा मेंटली, ना मेरे पास इतना समय है। पेरेंट्स को लेके कई बार होता है, कई बार मेरे मुझसे भी उनके पेरेंट्स के लिए डिसीजन गलत में निकल जाता है। एक चीज़ ध्यान रखो, हस्बैंड वाइफ को ना बस लास्ट में मेकअप कर लो, बात कर लो अच्छे से। आप किसी को भी जाके बोलोगे ना हमारी लड़ाई होने को, कहेगा यार हस्बैंड वाइफ की चलती रहती, छोड़, कोई ध्यान नहीं देगा। तो बहुत चीज़ों को दिल से मत लगाओ, सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखो, वो पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट कर रही है कि उनकी डिसीजंस को डिसरिस्पेक्ट कर रही है, और आप डिसीजन को इंडिपेंडेंटली एनालाइज कर रहे हो या मैं उनका बेटा हूँ उनको मुझे डिफेंड करना है वो कर रहे हो। अब एग्जाम्पल, मेरे करवा चौथ पे मेरी वाइफ को उन्होंने मम्मी को सूट दिया मेरी अच्छे से, शगुन दिया, बास्केट पैकिंग करके दी। अब मेरे मम्मी पापा प्लास्टिक के थैले में और एक उसमें बादाम लेके आ गए, सिर्फ प्लास्टिक के थैले में, सरगी पूरी नहीं थी, ना उसको सूट दिया ना साइड का खाने का दिया, वो देखो। अब वो मेरी शक्ल देखे मुझे समझ नहीं आ रही क्यों बोल रही है। तो उसने बोला मम्मी पापा की बात बुरी लगी, मैंने कहा मेरे माँ बाप देखे गए, मुझे रियलाइज नहीं हुआ सही कह रही है, वो पूरी देखे नहीं गई। तो कई बार मैंने उस टाइम गुस्सा नहीं करा, बाई चांस की बात है, लेकिन नेचुरली कई बार करते हो। कई बार सुन लो कि पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट कर रही है, उनके डिसीजन को डिसरिस्पेक्ट कर रही है, कल्चर भी अलग हो सकता है, इसको आप। Thank you so much, Proji. Very crisp and very funny at the same time. Very practical to implement for devotees who are married and who will be getting married. Next question to His Grace Adinanand Proji. Proji, how do you handle situation when you see your wife is taunting you for not being able to fulfill any promise that you made to her? It could be anything. It could be anything. For example, going to Shimla for a vacation. Although Proji Jammu se hai, but still, yeah, going to a continental restaurant. It could be Govinda's as well. So Proji, how do you handle such situations? टू बी वेरी ऑनेस्ट, सहन नहीं होता, लड़ाई हो जाती है। तो Proji क्या? ये मेल ईगो है कि अगर आपको आपका फ्रेंड टॉन्ट कर देगा आप सहन कर लोगे, बट आपकी वाइफ करेगी आपसे सहन नहीं होगा। तो विद टाइम आप इसको सीखोगे कि कितना टॉन्टिंग को आप कितना सहन कर पा रहे हो, ये विद टाइम आपको सीखना ही पड़ेगा। और इसको हम धीरे धीरे सीखना शुरू कर, जैसे कि मेरा स्वभाव है वैसे कि मैं बाकी मुझे कोई बोलने में सहन कर लूँगा, बट जब अगर फीमेल के साइड से आ रहा है तो नहीं होता सहन, सच बता रहा हूँ। मेरा ईगो हर्ट हो जाता है और मैं उसी वक्त टारगेट कर रहा हूँ। प्रभु जी की ऐसी बात है कि उसके बाद में समझ भी आता है कि ये मैंने नेसेसरी मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट मेल ईगो इतना सॉरी भी नहीं बोला जाता, झुका नहीं जाता है, कैसे सॉरी बोलते हैं, जबकि सॉरी बोलना है अपने कमरे में एक दूसरे को बोलना है, कोई देख नहीं रहा तीसरा, फिर भी नहीं बोला। तो फिर ये देखना पड़ता है कि अपने मन को शांत करने के लिए सॉरी बोलना इंपॉर्टेंट है या फिर मैं इतना ही फ्रस्ट्रेट हूँ। तो उस समय पे फिर दिल पे पत्थर रख के सॉरी बोल देना पड़ता है। फिर सब ठीक। Thank you, Proji. Very transparently, Proji
took the question and answered. So next question to His Grace Jagannath Mohan Prabhuji. Prabhuji, following Prabhuji's question, the question to you is, how do you manage in situation when you or she loses faith in each other because of lack of integrity, like making promises and not fulfilling them repeatedly? It could be anything like small promises. मतलब ये क्वेश्चन है कि अगर हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक दूसरे के प्रति फेथ लूज करने लग जाए, या दोनों एक दूसरे के प्रति फेथ लूज करने लग जाए, क्योंकि दोनों एक दूसरे को प्रॉमिसेस कर रहे हैं लगातार, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे एंड ऑल यू नो एंड रोज लाऊंगा एंड वॉट एवर, एंड दे आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर प्रॉमिसेस, तो उस केस में प्रो जी द इंटेग्रिटी इफ द फेथ इज लूजनिंग अप. तो जी इसमें मैं सबसे पहले तो आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप ऐसा इस मेंटेलिटी से गृहस्थ आश्रम में जाते हैं कि मैं अपनी वाइफ को हर समय खुश रख पाऊँगा और उसका मेरे ऊपर हर समय फेथ रहे बिल्कुल एकदम, है ना, मैं परफेक्ट जेंटलमैन बन जाऊँगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है अनफॉर्चुनेटली. मेरे केस में तो नहीं, क्योंकि हमारे अंदर बड़े अनर्थ रहते हैं, मेरे अंदर बड़े ईगो रहते हैं. कहीं ना कहीं मेरे को लगेगा भाई तूने मेरे लिए ये नहीं करा, मेरे से ऐसे बोला था, है ना. तो ये चीज़ें आएंगी बिल्कुल एकदम. बट आपको कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि हाँ, अब सब चीज़ की एक्सपेक्टेशंस उनसे रखोगे तो ही आपको मतलब जो है दुख मिलेगा. बोलते हैं एक्सपेक्टेशंस इज द रूट कॉजेज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स. तो आप एक्सपेक्टेशन करोगे तो परेशान रहोगे इन सब चीज़ से. और थोड़ा एलोबरेट कर दोगे आप क्या पूछ रहे हो. और प्रो जी ये था कि अगर उनका फेथ टूट जाए आपके ऊपर से कि ये तो बस प्रॉमिसेस करते हैं, तो प्रभु जी फेथ के लिए क्या है कि आपको बोलते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, है ना. तो आपको एक्ट करने के बजाय आपको हर बारी बोलने के बजाय कुछ करके दिखाना पड़ेगा, है ना. जैसे उनका बर्थडे है, आपको पता है कि उनके घर वाले भी नहीं हैं, आपके घर वाले भी नहीं हैं, बट लेकिन स्टिल आप उनके लिए कुछ कर रहे हो स्पेशल, तो उस पर वो करेंगे, है ना. आप उनके लिए कभी कुकिंग कर दो. यूजुअली क्या होता है कि कुकिंग करना, बर्तन धोना, हमारी नाक कट जाती है कुछ करने लड़कों की ना, कि हाँ मेरा काम थोड़ी है घर में कुकिंग करना, ये करना. पर लेकिन कुछ बना के खिला दो, वो भी खुश हो जाएगी कि हाँ प्रभु जी ने मेरे को बना के खिला दिया है. एक महीना भर मैं बना के खिलाती हूँ, एक दिन इन्होंने बना दिया है ना. ये चीज़. थैंक यू सो मच प्रो जी. नेक्स्ट क्वेश्चन टू हिज ग्रेस विश्वामित्र विप्रो. प्रो जी, हाउ डू यू मैनेज व्हेन योर वाइफ इज सिक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल और हाउ टू हैंडल सिचुएशन व्हेन आवर वाइफ इज सिक एंड वी डोंट नो हाउ टू कुक. मतलब एक्सेप्शन, क्योंकि प्रो जी को कुकिंग आती है, प्रो जी एक्सपर्ट कुक. इट्स ए जनरल क्वेश्चन प्रो जी फॉर ऑल ऑफ अस. व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हेल्थ डाउन हो तो हमें पूरा सपोर्ट करना. वी हैव टू सर्व, उस टाइम पे सर्व, वी हैव टू सर्व, राइट. जितना भी हमसे हो सके हमें करना है, जितना पॉसिबिलिटी. और अगर इफ़ कोई कुक के लिए नहीं है तो नियर बाय कोई डिवोटी अवेलेबल, कैन आस्क फॉर हेल्प एज वेल. हेल्प मांग सकते हैं अगर कोई डिवोटी हो. दिल्ली में तो पॉसिबल है, इवन तो देहरादून में हमारे पास अगल बगल कोई है नहीं, तो मेरी मदर रहती है, शी यूज्ड टू डू दैट. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी हेल्थ डाउन हो तो पूरा सपोर्ट करें जितना भी हो सके अपने एंड से, राइट. उस टाइम हम ज़्यादा और चीज़ों को प्रायोरिटी ना देखें, उन्हें ही प्रायोरिटी दें, क्योंकि उस टाइम उनके पास उनको वही नीड चाहिए, क्योंकि उनकी मदर भी सेम करती थी, फादर भी सेम करते थे. अब एक्सपेक्टेशन आपसे, क्योंकि आपने उनको मदर फादर रखेंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो वो भी ये एक्सपेक्ट करेंगे जैसे ट्रीटमेंट मुझे मिलता था तो मुझे वही ट्रीटमेंट चाहिए. और हम भी वही एक्सपेक्ट करते हैं ना, जब भी हम सिख हों तो वी ऑल्सो एक्सपेक्ट द सेम. बेस में भी हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई रहे डिवोर्स. और जब ये सिचुएशन आती है तो उस डिवोटी के प्रति हमारा प्रेम बढ़ जाता है, नेचुरल है. इन द सेम वे सिचुएशन में अगर हम 24/7 साथ में पूरी हेल्प कर रहे हैं, पूरा सर्व कर रहे हैं, तो उनका जो हम फेथ है उन पर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. एंड जो ऑब्वियसली बात है, जो लव है वो ऑलरेडी बढ़ेगा. थैंक यू सो मच प्रो जी. प्रो जी, आपसे ये प्रश्न है कि बेस में आप रहे हैं, पंजाबी बाग बेस में, और प्रो जी बेस में ऐसी कौन सी ट्रेनिंग आपको मिली है जो आपको मैरिड लाइफ में सबसे ज़्यादा हेल्प करती है? देखो, मैं कई बार लेक्चर्स भी लेता हूँ बाहर टीचिंग के लिए. मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, बेस ट्रेनिंग मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था कि मैं ले सकता. मतलब हैंड्स डाउन मैंने आज तक अपने सेल्फ जैसा था ना, पढ़ाई में इन्वेस्ट किया, अपने आप पे कोर्स में इन्वेस्ट किया. बेस में रहना मेरी जीवन का सबसे बेहतरीन डिसीजन था मेरी यूथ के. एक तो मुझे अपनी ईगो समझ आ गई,
दूसरा, मैं दिल्ली में ही रहता था, पेरेंट्स का पैम्पर था, पढ़ाई में फोकस करता था, बाकी सारी चीज़ें समझ आ गई। और ये समझ आ गया कि लाइफ में मेरे अलावा भी दुनिया है, भक्त हैं जिनकी फीलिंग्स हैं, आचार्य हैं जिनके जिनकी टीचिंग्स हैं जो हमें उसी तरीके से फॉलो करनी है। मेरा अपने पर्सपेक्टिव से दुनिया नहीं चल रही, और भगवान भी हैं जिनके अपनी इच्छाएं और उनको प्रसन्न करने का अपना तरीका है, और भगवान एक व्यक्ति है। शायद बेस से पहले मुझे लगता था जीवन में मैं ही एक व्यक्ति हूँ, दुनिया का भला कैसे हो सकता है मैं ही जानता हूँ, भगवान कैसे प्रसन्न हो सकता है मैं ही जानता हूँ, मेरी प्लानिंग हो, भगवान की शक्ति हो, ऐसी दुनिया चलती है। रहने के बाद मुझे समझ आया हर चीज़ का समय होता है, कैसे आप सिस्टम में रह सकते हो। बेस में 4:30 उठाएंगे ना, प्रोजी उठो, अरे नहीं नहीं प्रोजी अभी आज 10 बजे उठेंगे, उठो उठो, डिसिप्लिन आ गया, कुछ नहीं कह सकते। क्या बोलूँ, मान जाओ आलसी, मुँह तो बोल नहीं सकता, तो ज़बरदस्ती उठ रहे हैं। क्लीनिंग है, बाकी चीज़ें हैं, वो देखते हैं। आई थिंक बेस्ट ट्रेनिंग बेस्ट डिसीजन था। क्या ट्रेनिंग मिली, थोड़ा 1 मिनट दे दो एक्स्ट्रा, 2 क्वेश्चन मिक्स करके बोलते हैं मेरे 1 मिनट में बोलने के लिए। तो अब देखो क्या ट्रेनिंग मिलती है। पहले तो समझ आता है भक्ति के टैंजिबल एस्पेक्ट्स क्या हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, डेमो से समझ पाता हूँ, जो मुझे बेस में समझ आया अपनी जीवन की ट्रेनिंग में, आसपास के भक्तों से, प्रभु जी की सेवा देखी जब मैं, उससे भी बहुत सीखा है। ये बहुत बड़े डिवोटी हैं सब, इसलिए मैं 4 बारी हम लोग हरे कृष्णा मंत्र करते हैं, उससे पहले मैं सिर्फ एक भाव बोलूँ कि इस भाव से मंत्र करते हैं, आपको फ़र्क समझ आएगा। और ये चीज़ टैंजिबल एस्पेक्ट है, भगवान है, भगवान के क्या एस्पेक्ट्स हैं, कैसे ऑफरिंग करनी है, समझ आए। और ये चीज़ माला में रिफ्लेक्ट होनी स्टार्ट होती है, और उसी से साधना होती है। हम 4 बारी हरे कृष्णा महामंत्र करेंगे। पहले हम आए नए डिवोटी, इस व्यक्ति ने बोला ये भगवान का मंत्र है, इसको जपो भगवान खुश होंगे, तो चलो इस भाव से पहला मंत्र करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फिर समझ आता है ये हरे और राम है क्या, कृष्ण है क्या, हरे है कौन। हरे तो मुझे 1 साल बाद पता चलता है क्या। हाँ, तो फिर हम इसका मीनिंग समझना शुरू करते हैं। भाई जो बोल रहे हैं, जिसके ऊपर हम फेथ रख रहे हैं, और सेम मंत्र है, अब 1 साल हो चुका है बोलते हैं, 4 साल से समझते हैं। ठीक है, 2 मिनट देना थोड़ा एग्जाम्पल कि 2nd ईयर आ चुका है, मुझे समझ आ गया कि ये मंत्र सारे जीवन जपना है। इस मंत्र को तो इन्होंने यही मंत्र घुमा फिरा के सारा दिन यही 16 चल रही है। इस मंत्र में अब क्या हुआ, बेस ट्रेनिंग में समझ आता है कि इन भगवान को जो ऑफरिंग कर रहे हैं, जब लैम्प ऑफर कर रहे हैं, जब फ्लावर ऑफर कर रहे हैं, जब वाटर ऑफर कर रहे हैं, प्रपात को ऑफर कर रहे हैं, भक्तों को ऑफर कर रहे हैं, तो ये कोई व्यक्ति है, इनकी कोई पसंद है, इनको सर्व करने का कोई तरीका है। फिर समझ आता है कि ये भगवान है, इनको सर्व करना है। और हरे और कृष्ण का मीनिंग क्या है, हरे इज द मदर वो आर कॉलिंग आउट। अब 2nd ईयर वाला मंत्र करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब थोड़ा समझ आना शुरू हो गया, बेस में रह के भगवान को पूजा करिए, भक्त हैं या वो। 3रे साल में अपना ढोंग अंदर से खत्म हो जाता है, पेशेंस खत्म हो जाती है, बहुत हो गया, रोज आके उठा देते हैं, काम भी करना है, ये भी करना है, जॉब भी करनी है, लाइफ का डिसीजन है। 2nd ईयर में आए होते हैं, अब 4th ईयर आ रहा है, प्लेसमेंट का प्रेशर है, और कॉम्पिटिटिव की तैयारी करनी है। पता नहीं भक्ति में रह के ये कॉम्पिटिटिव की तैयारी होगी, खुद तो ये जाएंगे मुझे लेके। सही, बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन बता रहा हूँ। 2nd ईयर में बेस में समझ आता है, क्यों भक्ति दूर से अच्छी लग रही होती है, 1 घंटा जा रहा होता है, फिर लगता है कंपटीशन है, भक्त आगे निकल रहे हैं, बाहर का व्यक्ति आगे निकल रहा है, और ये भक्त तो पीछे जाने वाले, इन्होंने पढ़ना लिखना कुछ है नहीं, एक स्टडी रूम छोटा सा है, उसमें भी कोई ना कोई कीर्तन चल रहा होता है। तो ये सब घुमाव है, पढ़ने लिखने का कोई प्लानिंग नहीं करते। ठीक है, फिर अपराध हनीमून में स्टार्ट हो जाता है। अब निकलते हैं, क्योंकि 2 साल से उस व्यक्ति के अंदर रह चुका, घुट चुका हूँ, अब मैं अंदर से भरा हुआ, ये मुझे पढ़ाई में डिस्टर्ब करके देखा, मैं छोड़ूँ। तो फिर भक्ति भी छूटनी शुरू करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर जाके अपने मेंटोर के आगे फिर तांडव आता है 3रे साल में। ये सब बहुत हो चुका है, क्या करना है, यही मंत्र चल रहा है, कब गाड़ी बढ़नी, आगे समझ कुछ नहीं आ रहा है। 2 साल हो गए, मंत्र तो चल रहा है, असर नहीं आ रहा, अपने आप पेपर पास नहीं हो रहे, कोई टॉप नहीं कर रहा, ये मंत्र असरदार है, और भगवान है तो सब कुछ नहीं हो, जॉब नहीं लगी। 3रे साल में आपको रियलाइजेशन आती है कि अभी आपका हृदय बंद था, मंत्र बंद नहीं था। बेस में समझ आता है कि जेन्युइन एफर्ट कैसे लिया जाता है। पहले 2 साल तो ढूंढ चल रहा होता है कि चलो क्या करते हैं, ये प्रभु जी से सेटिंग नहीं बैठती तो वो कमरे में 2 डिवोटी इधर 2 इधर, जिनसे बनती है। 3रे साल तक आप सीनियर हो चुके हो, तो वो सेवा करते हो जो आपका मन भी नहीं करता है, आपको करनी पड़ती है, उस व्यक्ति के साथ करनी पड़ती है जिससे आप खुश नहीं। 3रे साल बेस में आपका हृदय खुलता है, क्यों, अब आपको भगवान की सेवा को गोल बनाना, जैसे प्रभु जी ने बोला, वाइफ से लड़ाई हो चुकी है, भगवान को गोल बनाना। 3रे साल में तो व्यक्ति को समझ आता है भगवान के गोल भी बनाना है, अभी तक कुछ और ही चल रहा था, और आप गोल बना के इस व्यक्ति के साथ एडजस्ट करें। फिर धीरे धीरे रियलाइजेशन होती है, आप प्राप्त कर रहे हैं, माला भी छूटती है, फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं। अब भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरे 2 साल निकल गए, अब मुझे जेन्युइनली रियलाइजेशन है, आप मुझ पर कृपा कर दो। अब 3रा मंत्र करते हैं,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब लास्ट फोर्थ एग्जाम्पल, जिसमें हम जेन्युइनली सोचते हैं कि भगवान को ऑफर करना, अभी तक 3 साल तो अपने लिए मांग रहे हैं, भगवान मेरा भला कर दो, मुझे बचा लो, मैं वीक हूँ, मुझे उठा लो। चौथे साल के आसपास, क्योंकि आप ये सब एस्पेक्ट नॉर्मली देख चुके होते हो, डीटी वर्शिप आपका रूटीन हो चुका होता है, मंदिर जाना आपका रूटीन हो चुका होता है, शास्त्र क्लासेस आपका रूटीन हो चुके होते हैं। 3 साल बाद तो जाके कुछ बुद्धि खुलती है कि ये मंत्र तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, पूरा भक्ति का प्रोसेस तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं है। 3 साल तक तो मैं ये चेक कर रहा था कि ये माला करके मैं कितना खुश हूँ। मैं रोज माला कर रहा हूँ, मेरी खुशी का मीटर बढ़ नहीं रहा, मेरी किस्मत में पैसा टपक नहीं रहा, मंत्र में कुछ त्रुटि है, ये इन्होंने कुछ मंत्र गलत दे दिए। चौथे साल बेस की ट्रेनिंग और सेवा करने के बाद, क्योंकि सारी इच्छाएं और मजा खत्म हो चुका होता है, वही सेम सेवा है, चॉइस से मिलनी भी नहीं है, सीनियर हो चुके होते हो, और अब आपको उस व्यक्ति से डील करना है, चौथे साल में प्रीचिंग करनी है जैसे आप आए थे, उद्यम मचाते हो, राइट। तो अब आपको दूसरे से डील करना है। चौथे साल के आसपास बेस ट्रेनिंग और चीज़ों के बाद समय लगता है चीज़ को करने, ये समझ आता है कि भक्ति का पर्पस भगवान और उनके भक्तों की प्रसन्नता है। आपका नंबर तो तब आएगा कि अलाइन करोगे कि जब इन्हीं की प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता। 3 साल तक तो मैं अपनी इच्छा ढूंढ रहा होता कि मंत्र काम क्यों नहीं करता। चौथे साल में मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मंत्र क्या, भगवान की प्रसन्नता क्या है। इतना पावरफुल मंत्र है। आप सोचो, कई बार मैं अपनी लगता है माला छूट ये ढीली हो रही है, मतलब हो रही है, लेकिन ऐसे मजा नहीं आता। तो मैं एक लीला का स्मरण हमेशा करता हूँ। भगवान द्वारका में और भगवान वृंदावन के प्राण है। हमें तो क्या होता है ना, बिजनेस सोचना है, ये सोचना है। वृंदावन वासियों को भगवान के अलावा कुछ समझ नहीं आता। सारी पट्टी पढ़ा लो, ये कर लो, शास्त्र लॉजिक कुछ नहीं, वो भगवान को ही जीते। दैट इज द ओनली थिंग, दे डोंट नो एनीथिंग अदर देन कृष्ण। और भगवान वहां से द्वारका जा चुके, इस दिन द्वारका उनसे दूर है, वहां भगवान भी तड़प रहे, रुक्मिणी देख रही है महारानी, ये भगवान को सरदर्द क्यों हो रहा है, ये वो वृंदावन वासियों को याद कर रहे हैं। दैट इज सच लव। तो जिंदगी में कुछ भी हो जाए, सबसे अर्जेंट मैटर लाइफ का ये होना चाहिए कि भगवान वृंदावन में भक्तों के पास रहे, बाकी सब बात की बात। और इस मंत्र में क्या वो साथ नहीं आ रहे? क्या राधा माधव गीत में वो साथ नहीं आ रहे? गोपी जन वल्लभ, गोपियों के जन के वल्लभ हो भगवान, आप बच जाओ। ये प्रार्थना से अब हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, जिसमें हरे और कृष्ण साथ आ रहे हैं, जो अलग हो चुके हैं द्वारका लेकर, उनको साथ ही रहना चाहिए। इससे बड़ा दुख नहीं है मेरे जीवन में। चौथे साल में ऐसे भाव आने शुरू हो। अब इस मंत्र से भाव करते हैं कि जो भगवान द्वारका में, वो होना नहीं चाहिए, इट इज इम्पॉसिबल, दिस इज रॉन्ग, दिस इज द, ये होना ही नहीं चाहिए यूनिवर्स में। भगवान आप विरह फील करना चाहते हो, बट उनको और विरह मत दो यार। उद्धव जी जब जाते हैं, आप भागवतम देखोगे तो दे आर ड्राउन, उनको कुछ नहीं समझ आ रहा, हमें समझ आता है ये नहीं, मतलब उनकी लाइफ का कोई लॉजिक ही नहीं। अब इससे ये मंत्र करते हैं, जब भगवान हरे, माता हरे और राम कृष्ण साथ, अलग होने ही नहीं चाहिए। लेट्स कम्बाइन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चौथे साल में इसकी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग आती है और जीवन निकल जाता है इसके भाव को ग्रहण कर। ये बेस ट्रेनिंग से समझ आता है। क्योंकि क्या होता है, हम यहाँ 1 घंटे की ट्रेनिंग देते हैं, 4 घंटे बाहर मटेरियल वर्ल्ड में घूमते हैं, सब बराबर हो जाता है। 4 साल एक सेटअप में देख के अपने हृदय के जेन्युइन क्लीननेस करने का टाइम होता है। 2 साल तक तो हम धूम चला लेते हैं, प्रभु जी एग्जाम है, प्रभु जी फ्रेंड से मिलने जाना है, भाग जाते थे इससे, मैं घर जाते जाता कितने टाइम तक। तीसरे चौथे साल तक बेस की ट्रेनिंग में यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिवोशन थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली तेज भक्त भी हैं कई सारे, बट ये बेस की ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस है। आपको जेन्युइन समझ आता है। ये प्रोसेस कर तो रहे हैं, क्योंकि 12 साल 10 साल हो गए हम सबको अंदाजा, यही तो माला है। माला में कोई चेंज थोड़ी कराऊँ, कोई ऐसा थोड़ी बोला हरे कृष्णा में 2 मंत्र आप अपने एक्स्ट्रा डाल दो +1 ईयर, देयर इज नथिंग, दिस इज द सेम मंत्र। आफ्टर 4 years यू स्टार्ट रियलाइजिंग इसका कुछ मीनिंग है। और ये किसी के लिए, जिसके लिए मंत्र करा जा रहा है वो है कौन? फिर आप भागवतम पढ़ते हो, चैतन्य चरितामृत पढ़ते हो, ये बेस ट्रेनिंग का फायदा। थैंक यू सो मच प्रोजी। प्रोजी इज़ वेरी सीनियर डिवोटी फ्रॉम बेस। मैं जब प्रोजी जब जा चुके थे तब मैं बेस आया था, और सौभाग्य से प्रोजी 1 महीने के लिए बेस आए थे, तो प्रोजी के साथ रहने का मौका मिला था। वेरी डीपली प्रोजी may just understood about us. Thank you so much, Proji. Now the rapid fire round. So I'll put questions and Proji you have to answer immediately in 1 word. It's 2 minutes and then we'll. So rapid fire starting with Adin and Proji. Proji, first question to you. हिंदी में भी बोलूँगा साथ में, ठीक है? How often do you sort out things with your wife by admiring her falsely? मतलब
अपने वाइफ के साथ चीज़ों को कैसे, कितनी बार आप ठीक करते हैं झूठ बोल करके, झूठी तारीफ करके? बहुत बार। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ ऑफन डू यू कॉम्प्रोमाइज with your desires and freedom which you used to enjoy while you were in IYF? Which part do you miss the most? जब आप IYF में थे तो जो फ्रीडम थी, जो आज़ादी थी, कभी भी कैंप चले गए, गोविंदास चले गए और भी बहुत सारी जगहें चले गए, वो कितना आप मिस करते हैं और सबसे ज़्यादा क्या मिस करते हैं उसमें से? मिस तो सब कुछ करता हूँ प्रभु जी, सबसे ज़्यादा डिवोटी एसोसिएशन जो फ्रीक्वेंटली नहीं होता। Three, oh, that was really understood. Thank you, Prabhuji. So, which is your favorite story for Grihastha from Srimad Bhagavatam? Or favorite character, ideal Grihastha? Anyone, Prabhuji? ऐसे तो बहुत सारे हैं। Your favorite? Not from Bhagavatam, from Lord Ram. Lord Ramchandra. How often do you want eat, like how often do you want to eat from outside, like you are married now, and after marriage how often do you go outside to eat, like restaurant? Never. That's great. And like unoffered, कभी प्रोजेक्ट ऐसा सिचुएशन में आप पड़ गए तो कभी, या नॉन डिवोटी मेड? मैंने कृष्णा कॉन्श में आने के बाद, कृष्णा मैरिज के बाद मैंने कभी भी इस प्रसाद के रिगार्डिंग कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अगर मैं कहीं जाऊंगा तो किचन का सेटअप साथ लेके जाऊंगा, और मेरी वाइफ को भी इसमें पूरा कन्विक्शन है। तो चाहे मैं इन लॉज के भी जाऊँ, इन लॉज भी डिवोटी है, बट अगर मैं कहीं आउटिंग पे भी जाता हूँ तो किचन सेटअप साथ लेके, तो ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं कि हमने अनऑफर्ड या नॉन डिवोटी। That's really inspiring, Prabhuji, for all of us. Last question, what is the average time of your last round, 16th round after your marriage? I mean, since last 6 months. 1 PM maybe. 1 PM. That's great, Prabhuji. That's great. And this rapid fire question is for every devotee. Yes, Prabhuji. What is your average time for last round chanting? 10 10 PM. 10 PM. Okay, thank you.